हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 311। इस समय प्रत्येक कक्षा की टीमें एकत्रित हो चुकी हैं। प्रधानाचार्य जब भाषण देने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने खेल प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। सबसे पहले बाहर आने वाली टीम प्रथम श्रेणी की थी। उनका नारा है, छोटे बच्चे प्रथम बनने का प्रयास करो। पहली कक्षा का बोर्ड पकड़े हुए व्यक्ति का नाम अवी है। यह ऐसी बात थी जिसकी दंपति को उम्मीद नहीं थी। अवी को एक छोटे वयस्क की तरह व्यवहार करते देख उन्हें माता पिता होने पर गर्व महसूस हुआ। यद्यपि वे सभी छद्मवेश पहने हुए थे, फिर भी मेरे बच्चे एक ही नज़र में जान गए कि वे कहाँ हैं। उन सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनके नारे बहुत प्रेरणादायक थे। विहू की ध्वनि विशेष रूप से प्रमुख है और इसे पहचानना आसान है। दूसरे और तीसरे बच्चे एक साथ चल रहे थे और माता पिता समूह में माता पिता खुशी से हाथ हिला रहे थे। बच्चे अपने साथियों की तुलना में काफ़ी लंबे हैं, इसलिए वे सभी पीछे खड़े होते हैं। प्रिया ने खुश होकर कहा, अवी, तुम ये कर सकते हो। अवी ने अपना चिन्ह ऊपर उठाया और गंभीर चेहरे के साथ शिक्षक ली के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर खड़ा हो गया। इसके बाद दूसरी कक्षा और फिर सीनियर कक्षा है। इसके बाद प्रधानाचार्य के भाषण के बाद प्रत्येक कक्षा ने प्रतिभा प्रदर्शन किया। प्रत्येक कक्षा के लिए प्रदर्शन का क्रम अलग था, जिसमें कक्षा 2 पहले शुरू हुई। प्रतियोगिता के बीच में ही पहली कक्षा शुरू हो गई। शिक्षक ली और कक्षा के अन्य शिक्षकों ने नृत्य का नेतृत्व किया और यदि बच्चों को नृत्य की चालें याद नहीं थी तो उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। मैंने देखा कि प्रत्येक बच्चा एक खिलौना बंदूक लेकर जोर जोर से मुक्के और लात मारने लगा। फिर वे एक दूसरे से बंदूकों से लड़ने लगे, फिर जमीन पर कुछ कदम रेंगकर खड़े हो गए। ये पहली कक्षा है और सभी बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनकी गतिविधियां अव्यवस्थित हैं। लेकिन के इतना प्यारा है कि माता पिता को हंसी आ जाती है। मीरा शर्मा ने इस दृश्य को रिकॉर्ड किया और इसे पारिवारिक समूह में पोस्ट किया। लता शर्मा, मैंने अवी को तुरंत पहचान लिया। हाँ, ये लड़का बाकी छात्रों से ज़्यादा ताकतवर है। सुनीता कपूर, मैंने इसे अभी अपने बच्चे के पिता को दिखाया और उन्होंने विहू को छोड़कर किसी का भी सही अनुमान नहीं लगाया। जतिन कपूर, क्या संयोग है, आज हम एक खेल प्रतियोगिता भी आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तस्वीरें और वीडियो भेजे। जियाओवन अभी प्राइमरी स्कूल में है। पिछले कुछ सालों में उसकी काफ़ी तरक्की हुई है और वह काफ़ी स्थिर हो गया है। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद प्रत्येक कक्षा की गतिविधियों को करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में जाएगी। ये पहली बार है जब मैंने बच्चों के साथ किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है और हर कोई इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। राजेश 3 खजाने लाता है। मीरा शर्मा अपने दूसरे बच्चे की देखभाल करती हैं। प्रिया के पास 4 खजाने हैं और अरुण कुमार के पास सबसे बड़ा खजाना है। पहला खेल है। वयस्कों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बच्चों के गाना समाप्त करने और हाथों में हाथ डालकर घूमने का इंतजार किया और फिर वे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वापस चले गए। बच्चे कोई शोर नहीं मचा सकते थे और न ही बच सकते थे। वयस्कों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है और वे केवल बच्चे के सिर को छू सकते हैं। इससे राजेश पर कोई दबाव नहीं पड़ता। वह अपने बेटे और बेटियों के सिर के आकार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसने जल्दी से तनु और अवी को पहचान लिया। मीरा शर्मा ने 4 खजाने चुने। प्रिया और अरुण कुमार दोनों ने गलत चुनाव किया और रिया को किसी अन्य मां ने पहले ही चुन लिया। इसलिए राजेश को शिशुओं में 3 खजाने नहीं मिले। माता पिता ने अपने हुड उतार दिए और सही माता पिता ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें चूमा और अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस किया। जिन माता पिता ने गलत चुनाव किया था वे असमंजस की स्थिति में अपने बच्चों की तलाश करने लगे। रिया ने खुद को पहले चुना हुआ देखा, यही वजह है कि राजेश उसे नहीं ढूंढ पाया। इसलिए मैंने शांतिपूर्वक इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि मुझे नहीं पाया गया।
सभी लोग 3 रत्नों को सांत्वना देने के लिए एकत्रित हुए। रिया ने कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं है। अगला खेल है। बच्चों को 2 टीमों में विभाजित किया गया है और माता पिता को भी 2 टीमों में विभाजित किया गया है और उन्हें एक दूसरे के साथ पत्राचार करना होगा। इस खेल का नाम है बाउंस द बॉल। आप अपने माता पिता की ओर दौड़ते हुए गेंद उछालते हैं। माता पिता ने गेंद पकड़ ली तो वह गेंद को ड्रिबल करते हुए बच्चों की ओर दौड़ पड़े। गेंद बास्केटबॉल के आकार की थी और बच्चे उसे बार बार मारते और गिराते रहे, लेकिन वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। सड़क के उस पार बैठे माता पिता अपने बच्चों को दिलासा दे रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। सबसे ज़रूरी बात थी भागीदारी, जीत या हार नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों और अभिभावकों को मजा आए। तीसरा खेल भी इसी के समान है, लेकिन इसमें गेंद उछालने के बजाय रिले दौड़ होती है। ये 2 टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा है कि कौन जीतता है। राजेश को 2 बार दौड़ना पड़ता है, एक बार तनु के लिए और एक बार रिया के लिए। क्योंकि यह एक प्रतियोगिता थी, इसलिए बच्चे और उनके माता पिता उत्साहित हो गए। मीरा शर्मा, अरुण कुमार और प्रिया पहली टीम में हैं। राजेश कपूर दूसरी टीम में हैं। पुनः शुरू करने के आदेश के साथ दोनों टीमों ने खेल शुरू किया। बच्चों ने अपने माता पिता, दादा दादी और पिता का उत्साह बढ़ाने के लिए पूरे जोर से चिल्लाया। मीरा शर्मा की टीम जीत गई और राजेश कपूर की टीम हार गई। शिक्षक ने इसे 2 बार प्रदर्शित किया। कार्यक्रम 9 बजे शुरू हुआ और 12 बजे तक चला। इसके बाद माता पिता और बच्चे वापस आ गए। प्रधानाचार्य आज की खेल बैठक का सारांश देने के लिए मंच पर आए और फिर बैठक अच्छी तरह समाप्त हो गई। कक्षा दर कक्षा वापस लौटें। माता पिता एक हाथ में अपने बच्चों को और दूसरे हाथ में अपनी छोटी कुर्सियों को लेकर कक्षा में वापस आ रहे थे। राजेश कपूर ने तनु और रिया से पूछा, तुम लोग कहाँ बैठे हो? शिक्षक ली ने मंच पर कहा, बच्चों ने आज बहुत अच्छा काम किया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। और सभी अभिभावकों को इस खेल प्रतियोगिता में आपके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद। आज दोपहर को कोई कक्षा नहीं होगी, लेकिन अगले सोमवार को। बच्चे अपने स्कूल बैग लेकर और अपने माता पिता का हाथ थामे घर जा रहे हैं। राजेश ने रिया से पूछा, बेबी, आज तुम खुश हो? रिया की आंखें चमक उठीं, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मम्मी पापा के साथ खेलना बहुत पसंद है। अन्य बच्चे भी संतुष्ट नहीं थे। घर लौटने के बाद राजेश कपूर ने नूडल्स बनाए। बच्चों ने गुड़गुड़ाहट की आवाज़ के साथ अपना भोजन समाप्त कर लिया और उसके तुरंत बाद उन्हें नींद आ गई। आज बहुत अधिक व्यायाम करने के कारण वे थके हुए हैं। बच्चों को व्यवस्थित करने के बाद अरुण कुमार दुकान पर वापस गए और प्रिया से पूछा कि क्या वह जाना चाहती है। प्रिया आलस से सोफे पर लेट गई, नहीं, मैं थक गई हूँ। अरुण कुमार ने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें दुकान जाना है तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। प्रिया गुनगुनाई। जैसे ही अरुण कुमार वहां से गए, ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर चिंतित हैं। मीरा शर्मा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ बातचीत करने के लिए अपनी झपकी का समय त्यागने का फैसला किया। प्रिया शायद अरुण कुमार के प्रस्ताव से परेशान और उलझन में थी। मीरा शर्मा बैठ गईं और पूछा, आपके और अरुण कुमार के बारे में सोच रही हूँ। प्रिया ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, बताओ, अगर अरुण कुमार ने सचमुच मुझे प्रपोज किया तो मैं क्या करूंगी? मीरा शर्मा ने उसे सांत्वना दी, अरुण कुमार ऐसा नहीं करेंगे। आप दोनों कब से साथ हैं? प्रिया ने अपने होंठ भींचे और समय देखा। इसे भूल जाओ, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचना चाहता। आइए एक एक कदम उठाते हैं। मीरा शर्मा ने देखा कि वह दुखी लग रही थी और चिंतित होकर बोली, तुम इतने पीले क्यों हो? क्या आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे? प्रिया ने अपना चेहरा पोंछा और पूछा, क्या वहाँ है? उसने अपने फ़ोन पर फोटो एल्बम खोला, लेकिन तुरंत ही घृणा से उसे एक तरफ फेंक दिया। मैं बाथरूम में गया और देखा कि इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे में ब्यूटी फंक्शन भी नहीं है। राजेश कपूर नीचे आए, पत्नी, वह सो रही है। वह बोल ही रहा था कि प्रिया बाथरूम से बाहर आए और अपना चेहरा छूते हुए बोली, हाँ, मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है, शायद थकान की वजह से। मीरा शर्मा चिंतित थी, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। प्रिया को लगा कि यह अतिशयोक्ति है। मैं बचपन से ही मजबूत रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे कोई समस्या नहीं है।
अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से ठीक से आराम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना सो रहा हूँ कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। शायद मेरा कोई रिश्तेदार आ रहा है। ये बहुत समय से टल रहा है। प्रिया बैठते हुए खुद से बुदबुदाई। तभी उसे एहसास हुआ कि राजेश कपूर वहाँ हैं और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और मुस्कुरा दी। मैं सचमुच ठीक हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं सचमुच ठीक हूँ। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर मुड़कर कहा, पतिदेव आप ऊपर जाकर बच्चों के साथ बैठिए और हम कुछ देर बातें करते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जाहिर है ये राजेश को रास्ते से हटाने के लिए था। जब राजेश कपूर ऊपर गए तो मीरा शर्मा के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार इसे कई दिनों से टाल रहे हैं। और क्या आप हाल ही में नींद और आलस्य महसूस कर रहे हैं? प्रिया एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि मैं गर्भवती हूँ, है ना? अरुण कुमार और मेरे पास उस रात सुरक्षा थी। यह असंभव है। मीरा शर्मा ने फिर पूछा, आपके रिश्तेदार कितने दिनों से इसे टाल रहे हैं? प्रिया सचमुच हैरान रह गई। मुझे हिसाब लगाने दो। तार्किक रूप से मुझे सितंबर की शुरुआत में या अगस्त के आखिर में यहाँ पहुँच जाना चाहिए। प्रिया का चेहरा अचानक बदल गया और वह चिल्लाए, अरे यार, इसे 30 दिन के लिए टाल दिया गया है। आज 27 सितंबर है, उसे 27 अगस्त को रिश्तेदारों से मिलने आना चाहिए था। मीरा शर्मा के चेहरे पर भी उदासी छा गई। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने प्रतिरोध में अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। बस फार्मेसी में जाओ और मेरे लिए कुछ टेस्ट स्ट्रिप्स खरीद लाओ। मीरा शर्मा खड़ी हुई और बिना कुछ बोले बोली, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। रानी ने बोल दिया था और प्रिया केवल परिणाम स्वीकार कर सकती थी। यहाँ से अस्पताल तक केवल 10 मिनट की पैदल दूरी है। कार में प्रिया ने अरुण कुमार को बुलाया और उसे डांटा, अरुण कुमार, तुम्हारा काम खत्म हो गया। बस इंतज़ार करो और देखो कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूँगा। मुझे क्या हुआ? मैंने तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुँचाई। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे माफ़ करना, अगली बार मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा। कृपया नाराज़ मत होना, ठीक है? अरुण कुमार की माफ़ी सुनकर प्रिया बेहद घबरा गई। उसने एक क्लिक के साथ फ़ोन रख दिया। मीरा शर्मा ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम ऐसा करोगी तो क्या करोगी? प्रिया चिल्लाई, दफ़ा हो जाओ। अगर तुम्हारे पास है तो मेरे पास नहीं है। मीरा शर्मा कार को पार्किंग स्थल तक ले गईं। गाड़ी से बाहर निकलो। मैं नहीं, मैंने कहा, कार से बाहर निकलो। प्रिया बहुत घबरा गई और दयनीय स्थिति में नीचे चली गई। उसने प्रिया पर कोई सहानुभूति न होने का आरोप लगाया। सबसे अच्छे दोस्त, क्या बकवास है। मीरा शर्मा ने उसका हाथ पकड़ा, स्त्री रोग विभाग में अपॉइंटमेंट के लिए पंजीकरण कराया और फिर इंतजार करने लगीं। प्रिया बैठ गई, बेचैनी से अपने पैरों को आगे पीछे हिलाते हुए खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। मेरा गर्भाशय ठंडा है। डॉक्टर ने पिछली जांच के दौरान उसे इस स्थिति के बारे में बताया था। यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले गर्भाशय की सर्दी का इलाज करना होगा। कुछ समय तक इलाज कराने के बाद बीमारी पुनः उभर आई। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं गर्मियों में बहुत अधिक ठंडा खाना खाता हूँ। मैं मूलतः इस बार वापस जाकर स्वास्थ्य लाभ करना चाहता था, लेकिन मैंने यह अवसर खो दिया। अनलान। अब प्रिया की बारी थी और मीरा शर्मा उसके साथ डॉक्टर के पास गईं। डॉक्टर ने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद प्रिया की ओर देखा और कहा, जाओ मूत्र परीक्षण कराओ और गर्भावस्था परीक्षण पट्टी का उपयोग करो। इसके लिए भी भुगतान की आवश्यकता होती है। मीरा शर्मा बिल चुकाने गईं और बिल नर्स को दे दिया। नर्स ने प्रिया को एक छोटा कप दिया और कहा, बाथरूम में जाओ। थोड़ी देर बाद प्रिया हाथ में कुछ लेकर बाहर आए। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। नर्स ने परीक्षण किया और 15 सेकंड बाद परिणाम आया, आप गर्भवती हैं। ये 4 शब्द प्रिया के सिर पर मानो बिजली के झटके की तरह गिरे। मीरा शर्मा ने टेस्ट पेपर देखा और नर्स से दोबारा प्रयास करने को कहा। प्रिया के आश्चर्य भरे चेहरे को देखकर नर्स ने उसे मुफ्त में एक और परीक्षण दिया। गर्भवती। प्रिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि इसमें कुछ त्रुटियां होंगी।
तो इस बार मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा। अरे, उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मीरा शर्मा बिल चुकाने गईं और फिर इंतजार करने लगीं। जब प्रिया की बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और अल्ट्रासाउंड कक्ष में प्रवेश किया। जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे तो वह उस पर लेटी हुई थी और उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। डॉक्टर ढोल पीटते हुए अपने सहायक से कह रहा था, मैंने पाया। प्रिया उसके बाद कही गई कोई बात नहीं सुन सकी। जब मीरा शर्मा अल्ट्रासाउंड कक्ष से स्तब्ध होकर बाहर निकली तो उन्हें बिना पूछे ही यह बात पता चल गई। प्रिया सिर झुकाए प्रतीक्षा कुर्सी पर बैठी थी। प्रिया वापस लौटने तक ऐसी ही रही। जब कार सड़क के किनारे रुकी तो मीरा शर्मा ने आखिरकार पूछा, क्या आप इस बच्चे को चाहते हैं? प्रिया ने उलझन में सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मीरा शर्मा का दिल प्रिया पर आ गया था। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं राजेश को बताए बिना ही सर्जरी के दौरान तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा, किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। प्रिया उसे खाली नजरों से देखती रही। उसे लगा कि ये शब्द परिचित लग रहे हैं। जब मीरा शर्मा गर्भवती थी तब भी उन्होंने यही बात कही थी। इस समय प्रिया को बच्चों का ख्याल आया। अगर मीरा शर्मा बच्चे नहीं चाहती होती तो क्या होता? वास्तव में बच्चे को जन्म देना सही है। राजेश का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि बच्चे भी तो देवदूत जैसे हैं। वह कभी कभी अपने बच्चे होने की आशा करती है, लेकिन ये केवल एक क्षणिक कल्पना होती है और वह इसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन इस बार यह सच है, वह गर्भवती है। मीरा शर्मा ने प्रिया का संघर्ष देखा। प्रिया, तुम चाहे कोई भी रास्ता चुनो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रिया ने उस समय मेरा समर्थन किया था। प्रिया ने झिझकते हुए पूछा, आपने उस समय बच्चों को जन्म देने का फैसला क्यों किया? मीरा शर्मा ने एक क्षण सोचा और कहा, मेरे मौलिक विचार आपके विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। उन्होंने विजय शर्मा से रिश्ता तोड़ने और गुस्से में अपना गृहनगर छोड़ने के बाद बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। लेकिन अंकल अन और आंटी अन इस प्रिया बच्चे को पाने के लिए उत्सुक हैं। अरुण कुमार भी इसका इंतजार कर रहे होंगे। प्रिया की स्थिति मेरी स्थिति से बिल्कुल अलग थी। प्रिया ने कमजोरी और लाचारी से कहा, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। अगर मैं उसे जन्म देने का फैसला करती हूँ तो मैं अपनी आज़ादी खो दूंगी। आप जानते हैं कि मैं स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करता हूँ और नहीं चाहता कि कोई चीज़ मुझे रोके। मीरा शर्मा उसे समझती हैं। अब मेरी तरफ देखो, मैं सचमुच बहुत अच्छा कर रही हूँ, है ना? सभी बच्चे कितने प्यारे हैं, है ना? इसके अलावा आप जो खोते हैं अक्सर वही पाते हैं। आज दोपहर मीरा शर्मा और प्रिया ने खूब बातें की। भले ही उसने सबसे खराब योजना बनाई हो, प्रिया के पास इससे बाहर निकलने का रास्ता था। प्रिया ने गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। ठीक है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। ये तो बस बच्चे को जन्म देना है, इसमें डरने की क्या बात है? ये सोचकर मेरे हृदय में असीम साहस उमड़ने लगा। आपने उस समय की कठिन परिस्थितियों के बावजूद बच्चों को जन्म देने का फैसला किया। मेरा फैसला कुछ भी नहीं है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत देर से दिलासा दे रही हूँ। अब वापस जाने का समय हो गया है। तुम्हारा क्या हाल है? प्रिया ने अपनी भौहें उठाईं और उपहास किया। कोई शब्द नहीं है माँ, खाओ। मीरा शर्मा ने इसे एक ही बार में खा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत स्वादिष्ट। एक नन्ही परी की तरह दिखने वाली रिया को देखकर मीरा शर्मा अपने मूल निर्णय पर बेहद खुश थीं। रिया ने अपनी मां को दूसरा टुकड़ा खिलाया। राजेश कपूर फल लेकर बाहर आए। रिया, खुद खा लो। पापा ने मम्मी के लिए फल काटे हैं। रिया गुनगुनाई। इधर मीरा शर्मा ने बस एक कौर खरबूजा अपने मुंह में डाल लिया। राजेश कपूर ने सहजता से पूछा, क्या प्रिया गर्भवती है? मीरा शर्मा की लगभग मौत हो गई, जिससे राजेश कपूर डर गए। मीरा शर्मा ने पानी का एक घूंट पीकर उसे निगल लिया। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और उन्होंने पूछा, प्रिय, तुम्हें कैसे पता चला? राजेश कपूर हैरान थे। मैंने अभी सुना कि आप क्या बात कर रहे थे और मैंने देखा कि आप जानबूझकर मुझे दूर भेज रहे थे, लेकिन जब आप वापस आए तो आप फिर से अच्छे मूड में दिख रहे थे। इन सब के बाद क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रिया गर्भवती है? मीरा शर्मा अवाक रह गईं और जल्दी जल्दी बोलने लगीं। पतिदेव, आप ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है।
प्रिया और मैंने वादा किया था कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें तभी बता सकता हूँ जब वह इसकी घोषणा कर दे। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। राजेश कपूर हंसे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली, ठीक है। दूसरा पहलू, प्रिया तुआंजी रोड तक गाड़ी चलाकर गई। स्टोव में एक गोदाम था और प्रिया ने लोगों को गोदाम में बुलाया। अरुण कुमार को उसका काला चेहरा देखकर दुख हुआ। प्रिया, गुस्सा मत हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, प्रिया ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। अरुण कुमार ने कोई हरकत नहीं की और ऐसा लगा जैसे प्रिया सचमुच उसे पीट पीट कर मार डालना चाहती थी। तुम कमीने, तुम लोगों में वास्तव में एक भी अच्छी बात नहीं है। अब आप संतुष्ट हैं? क्या आप खुश हैं? भाड़ में जाओ। तुम लंबे समय से इसकी योजना बना रहे होंगे, ये होना ही चाहिए। ये तो आप बहुत ही घृणित काम करते हैं। अरुण कुमार, मैंने आपको गलत समझा था। प्रिया का हमला काफी कठोर था, लेकिन अरुण कुमार के लिए ये सिर खुजलाने जैसी मामूली बात थी। उसने सोचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो नाराज हो। मैं हाल ही में काफी अच्छा रहा हूँ। प्रिया थकी हुई थी और गोदाम में हवा खराब थी, इसलिए उसे बाहर जाकर ताजी हवा लेनी पड़ी। अरुण कुमार पीछे पीछे आए और झिझकते हुए पूछा, प्रिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने क्या गलती की? मैं अगली बार इसे बदल दूंगा, ठीक है। प्रिया बैठ गई और पूछा, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अरुण कुमार ने सहजता से कहा, तुम मेरी प्रियतमा हो, तुम मेरी छोटी बच्ची हो, तुम मेरी रानी हो। प्रिया ने पूछा, हमेशा? अरुण कुमार ने सिर हिलाकर कहा, हमेशा। प्रिया ने घृणा से उसकी ओर देखा, पुरुषों की बातें झूठ होती हैं। प्रिया ने जम्हाई लेते हुए कहा, मेरे बैग में कुछ है, खुद देख लो। दांत पीस कर बोलो। जब अरुण कुमार ने प्रिया का बैग खोला तो अल्ट्रासाउंड जांच रिपोर्ट विशेष रूप से आकर्षक थी। उन्होंने इसे निकाला और जल्दी से पढ़ा, अंततः 2 शब्दों, प्रारंभिक गर्भावस्था, पर पहुंचे। उसने अविश्वास से पूछा, क्या तुम गर्भवती हो? प्रिया एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ। वह थोड़ी अविश्वसनीय भी थी, लेकिन दूसरी बार सोचने पर वह बिल्कुल भी अविश्वासी थी। वह आदमी है, क्या उसे कोई अक्ल नहीं है? अरुण कुमार ने समय का अनुमान लगाया, ये लगभग उस समय का समय होगा जब वह नशे में था। प्रिया ने ठंडे स्वर में पूछा, तो? अरुण कुमार ने पलकें झपकाईं, यह मेरी गलती नहीं है। आपने कहा था कि आप गर्भाशय की सर्दी के कारण गर्भवती नहीं हो सकती, और आपने मुझे इसे उतारने के लिए कहा था। प्रिया ने उदास चेहरे से पूछा, तो यह मेरी गलती है ना? इस कमीने आदमी ने हिम्मत करके कहा कि हाँ, वह ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहती। अरुण कुमार ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी गलत खरीदारी के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रिया भड़कने ही वाली थी, बिल खरीदो। अरुण कुमार ने सावधानी से कहा, तो चलो बच्चा पैदा कर लें, ठीक है। वह आया और उत्साहित होकर लेकिन घबराहट के साथ बोला, मैं भाई फैंग जितना अमीर नहीं हो सकता, लेकिन मैं बच्चों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना वह करता है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। देखिए, यह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी मैंने लंबे समय से योजना बनाई थी, यह एक खूबसूरत भाग्य था। प्रिया ने धीरे से कहा, शादी करना और बच्चे पैदा करना असंभव नहीं है, लेकिन शर्त पर सहमति हो गई है। यदि आप शादी के बाद मेरे और हमारे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जिससे मुझे ठेस पहुंचती है, तो मुझे तलाक दे दीजिए। अरुण कुमार ने तुरंत कसम खाकर कहा, मैं कसम खाता हूँ, वह दिन कभी नहीं आएगा। प्रिया ने थोड़ी ऊपर उठाए और बोली, ठीक है, तो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। मेरा पेट बहुत बड़ा है, शादी के जोड़े में अच्छा नहीं लगेगा। अरुण कुमार ने खुश होकर पूछा, आपको किस तरह की शादी पसंद है? प्रिया ने एक क्षण सोचा और कहा, न ज्यादा बड़ा, न ज्यादा महंगा, बस दिखने में अच्छा और न ज्यादा खराब। अरे वाह, उससे शादी करने से पहले ही मैंने परिवार के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया था। मैं कितनी अच्छी औरत हूँ। जैसा कि मीरा शर्मा ने कहा, प्रिया का बच्चा बच गया। जब दोनों माता पिता को यह समाचार मिला तो वे बहुत खुश हुए। हालांकि अरुण कुमार की पारिवारिक स्थिति प्रिया से थोड़ी खराब है, लेकिन वह एक अच्छे इंसान है और ये तथ्य कि वह अपनी बेटी को बांध सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।
शादी दिसंबर में होने वाली है और इसकी योजना बनाने में 2 से 3 महीने लगेंगे। जब आप घर बसा रहे हों और अपनी बेटी की शादी कर रहे हों तो आप इसे बहुत खराब नहीं बना सकते। महीने के अंत में कक्षा के अंतिम दिन के बाद हमारी लंबी छुट्टियां होंगी। शिक्षक ली ने समूह में निर्देशों की एक लंबी सूची पोस्ट की तथा अभिभावकों के हस्ताक्षर के लिए एक कागजी विवरण भी उपलब्ध कराया। कक्षा को हस्ताक्षरित समझौता प्राप्त करना होगा। पिछले महीने में केवल कुछ ही अभिभावक ऐसे थे जो अभिभावक समूह में सक्रिय थे और जब वे मिलते थे तो उत्साहित होते थे। माताओं में से एक शेन त्यानतियान हैं, जो डिजाइनर कपड़े पहनती हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। समूह में चाहे जो भी कहा जाए, हमेशा 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो उसकी प्रशंसा करने के लिए आगे आएंगे। इस बार उसने समूह के सभी अभिभावकों से पूछा कि वे मनोरंजन के लिए कहाँ जाएं। जो लोग इस स्कूल में पढ़ सकते हैं वे सभी संपन्न परिवारों से आते हैं। खेलने के लिए बाहर जाना या विदेश यात्रा करना कोई समस्या नहीं है। माता पिता आज छुट्टी है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बहुत गर्मी है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। माँ शेन कहाँ हैं? शेन त्यानतियान की माँ, अगर तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ साल भर बसंत ऋतु रहती हो। मैं अपने बच्चों को हवाई या बाली ले जाने की सोच रही हूँ। क्या कोई हमारे साथ टूर ग्रुप में शामिल होने को तैयार है? अभिभावक बी, हवाई और बाली छोड़ो, चलो उन्हें मनोरंजन पार्क ले चलते हैं। माता पिता सी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे पास माँ शेन जितने पैसे नहीं हैं। शेन त्यानतियान की माँ, हवाई जैसी जगहों पर जाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता, बस हर बार कुछ $1000। मैं अपने बच्चों को लगभग हर साल वहाँ ले जाती हूँ। मैं दोपहर में बच्चों को ले आऊँगा और फिर लंबी छुट्टी का समय हो जाएगा। मीरा शर्मा ने ग्रुप चैट पर नज़र डाली और पूछा, पतिदेव, क्या आप लंबी छुट्टियों के दौरान बच्चों को विदेश घुमाने ले जाना चाहते हैं? राजेश कपूर रात का खाना तैयार कर रहे थे। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मीरा शर्मा ने हवाई और बाली के बारे में सोचा। हम हवाई और बाली क्यों न जाएं? राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं और बच्चों से पूछते हैं। छुट्टियों से पहले अभिभावकों की बैठक होगी। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे और माता पिता अभिभावक शिक्षक सम्मेलन कर रहे थे। शिक्षक ली ने एक बार फिर बच्चों को छुट्टियों के दौरान सुरक्षा के बारे में याद दिलाया और माता पिता और बच्चों को 2 कार्य भी दिए। छुट्टियों के दौरान बच्चों को अपने द्वारा उगाए गए फूलों का एक गमला उगाना चाहिए। कोई भी फूल ठीक है, सबसे अच्छा यह है कि बीज से रोपण शुरू किया जाए, फिर उन पर नाम लिखें और उन्हें कक्षा में रखें। दूसरा कार्य 10 अलग अलग पत्तियों को इकट्ठा करना और उनका संग्रह बनाना है। बच्चों को प्रकृति के बारे में अधिक जानने में मदद करने के लिए पत्तियों की उत्पत्ति पर लेबल लगाएं। शिक्षक ली द्वारा गृह कार्य सौंपे जाने के बाद उसने ताली बजाई। खैर, शिक्षक ली और यहाँ मौजूद सभी शिक्षक बच्चों और उनके माता पिता को छुट्टियों की शुभकामनाएं देते हैं। अब चलो छोटी कुर्सियां हटा दें और माँ और पिताजी के साथ घर चलें। शिक्षक ली ने हाथ हिलाकर बच्चों को एक एक करके स्कूल भेज दिया। राजेश और मीरा शर्मा बच्चों को स्कूल से बाहर ले गए। राजेश कपूर ने उनसे पूछा, शिक्षक ने क्या कार्य दिए? तनु ने दौड़कर जवाब दिया, पत्तियां इकट्ठा करो और फूल लगाओ। विहू ने तुरंत कहा, मैं सेब के पेड़ लगाना चाहता हूँ। अवी को आश्चर्य हुआ, सेब तो फूल नहीं है ना? रिया ने पूर्ण निश्चय के साथ कहा, सेब तो फल हैं। विहू ने अपना बचाव करते हुए कहा, लेकिन सेब भी तो खिलते हैं। तनु मीरा शर्मा की बाहों में है, मैं सबसे सुंदर फूल उगाना चाहती हूँ। जब वह बोल रहा था, एक छोटी लड़की ने विहू को पुकारा। दुर्भाग्य से ये शेन त्यानतियान था। शेन त्यानतियान विहू की डेस्क मेट हुआ करती थी और वह एक शरारती छोटी लड़की भी थी। वे दोनों एक साथ बैठे और खूब मस्ती की। शिक्षक ली ने शेन त्यानतियान को शांत रिया के साथ एक ही मेज पर बैठने के लिए स्थानांतरित कर दिया। कैसा संयोग है, तीसरा खजाना बाएं हाथ पर अवी और दाएं हाथ पर तनु है। तो ऐसा हुआ कि शेन त्यानतियान एक तरफ तीसरा खजाना था और दूसरी तरफ दूसरा खजाना था। रिया उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी, इसलिए उसने जल्दी ही तनु से दोस्ती कर ली। इसके अलावा तनु की आवाज़ बहुत तेज़ है, इसलिए शेन त्यानतियान ने फिर से सीटें बदल दीं।
उनकी सीटें निश्चित नहीं हैं, शिक्षक उन्हें बेतरतीब ढंग से बैठने देंगे। इस महीने मुझे नहीं पता कि यह कोई अकथनीय भाग्य था या नहीं, लेकिन शेन त्यानतियान और कपूर परिवार के चारों बच्चे वहां बैठे थे। शेन त्यानतियान जहां भी है, वह निश्चित रूप से एक साफ जगह नहीं है। यदि उसकी डेस्क में रिया की तरह एक शांत स्वभाव वाली व्यक्ति है, तो भी उसके सामने और पीछे डेस्क हैं। बात करने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है। विहू और तनु के साथ उसका सबसे अच्छा रिश्ता है। एक उसके जैसा ही बातूनी है और दूसरा उसके जैसा ही शरारती है। लेकिन विहू के साथ रिश्ता सबसे अच्छा है, क्योंकि तनु इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। राजेश ने तनु और रिया से सीखा कि जब तक शेन त्यानतियान नई स्कर्ट, नए कपड़े, जूते आदि खरीदता है, मैं उनके सामने जरूर दिखावा करूंगा। इन्हें साझा करने के बजाय दिखावा क्यों करें? राजेश कपूर ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि तनु शेन त्यानतियान की आवाज़ की नकल करती थी। शेन त्यानतियान बहुत सुंदर है और उसकी माँ भी बहुत सुंदर है। जहाँ तक पिता के बारे में है तो वह कैसा है? राजेश कपूर ने 1 महीने पहले स्कूल शुरू होने के बाद से उसे नहीं देखा है। एक दिन शेन त्यानतियान ने विहू को बुलाया और उसे गर्मजोशी से आमंत्रित किया। क्या आप हमारे घर आना चाहेंगे? मेरे पास तुम्हारे खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखा जा सकता है कि उसे विहू के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब विहू ने खिलौनों के बारे में सुना तो उसने पूछा, क्या कोई अल्ट्रामैन खिलौने हैं? शेन त्यानतियान एक लड़की है और उसके पास वह चीज़ नहीं है, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। विहू ने सिर हिलाया, तो मैं नहीं जाऊंगा। तनु पास आए और पूछा, क्या तुम्हारे पास बाबी गुड़िया है? शेन त्यानतियान ने सिर हिलाया, हाँ। क्या तुम मेरे घर खेलने आना चाहोगे? तनु ने पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? शेन त्यानतियान ने जल्दी से सिर हिलाया, ज़रूर। आखिरकार हर कोई उसकी प्रशंसा करता था और सोचता था कि वह सुंदर है। बाद में स्कूल जाने के बाद मुझे थोड़ी जलन महसूस हुई जब मैंने अपने दूसरे और तीसरे बच्चे को देखा जो मुझसे ज़्यादा सुंदर थे। लेकिन बच्चों के विचार सरल होते हैं और वे दूसरों के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। शेन त्यानतियान की माँ एक सीमित संस्करण एल.वी. बैग लेकर आईं। वह अभी भी कक्षा के अमीर परिवार राजेश कपूर के प्रति बहुत उत्साहित है। मजाक कर रहा हूँ, एक साथ 4 बच्चे होने का मतलब है कि एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस 100,000 रुपये से अधिक है, जिसका मतलब है कि पूरे वर्ष के लिए 200,000 रुपये से अधिक। क्या मैं बिना पैसे के इस स्कूल में जा सकता हूँ? शेन त्यानतियान मुस्कुराए और बोले, आप छुट्टियों में हमसे मिलने क्यों नहीं आते? त्यानतियान हमेशा मुझे आपके बच्चों के बारे में बताता है। राजेश इस बात से बहुत खुश हैं कि बच्चे स्कूल में अच्छे दोस्त बना सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चों से पूछा, क्या तुम लोग सहपाठी त्यानतियान के घर जा रहे हो? विहू ने सिर हिलाकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। क्योंकि कोई अल्ट्रामैन नहीं है, वह बाबी गुड़िया के साथ खेलना नहीं चाहता है। अवी ने देखा और महसूस किया कि यदि कोई अल्ट्रामैन नहीं है तो कोई ट्रांसफॉर्मर भी नहीं होगा। उसने भी अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। वहां कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है। हालांकि तनु जाना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि विहू और अवी नहीं जा रहे हैं, उसने सोचा और मना कर दिया। रिया ने अपने भाई बहनों की बात सुनी और न जाने का फैसला किया। जब छोटी शेन त्यानतियान ने यह सुना तो उसे तुरंत दुख हुआ। उसकी माँ ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, आंटी तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेंगी, ठीक है। ढेर सारे अल्ट्रामैन और ट्रांसफॉर्मर खरीद लेना, ठीक है। विहू और अवी की आंखें चमक उठीं। राजेश कपूर ने कहा, माँ शेन, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे खिलौने हैं। मैं शेन त्यानतियान की माँ ने राजेश को टोकते हुए कहा, खिलौने की कोई खास कीमत नहीं है, बस इसे बच्चे के लिए एक मीटिंग उपहार समझो। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा, तो फिर बात बन गई। कल दोपहर के खाने पर हमारे घर आना। शेन त्यानतियान फिर से खुशी से मुस्कुराई, अपना हाथ लहराया और अपनी माँ को याद दिलाते हुए उसके पीछे चली गई। कल हमारे घर आओ और खेलो। अवी और विहू ने खिलौनों के बारे में सोचा और बहुत उत्साह से हाँ कहा। मीरा शर्मा ने पूछा, प्रिय, हम कल किसी के घर जा रहे हैं, उनके लिए क्या उपहार खरीदें? राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा।
चलो शेन तियान के लिए एक बाबी गुड़िया खरीदते हैं। तनु और रिया के लिए एक एक खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? तो फिर चलो कुछ फल खरीदते हैं। मीरा शर्मा ने एक पल सोचा और कहा, चलो शेन तियान को कुछ राजकुमारी पोशाकें देते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। अगले दिन मैंने उपहार पैक कर लिए। राजेश बच्चों को शेन तियान के घर ले गया। छोटी शेन तियान एक छोटे से विला में रहती है और घर पर उसकी देखभाल के लिए सरला यादव है। शेन तियान की मां एक पूर्णकालिक गृहिणी है और उनका मुख्य काम बच्चों की देखभाल करना है। जिसने दरवाज़ा खोला वह एक चाची थी। उसके पीछे छोटी शेन तियान थी जिसके हाथ में एक खिलौना था। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। विहू, तनु, अवि, रिया, तुम सब यहाँ हो। उसने खुशी से विहू का हाथ पकड़ लिया और तनु का अभिवादन किया। आओ और देखो, माँ ने अल्ट्रामैन और ट्रांसफॉर्मर खरीदे हैं। और बाबी गुड़िया। लिविंग रूम बहुत बड़ा है और इसमें शेन तियान के खिलौनों के लिए एक क्षेत्र समर्पित है। यह एक मोटे कालीन से ढका हुआ था और इसमें तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। राजेश और मीरा शर्मा प्रवेश द्वार पर जूते बदल रहे थे। शेन तियान की मां ने घर के कपड़े और हल्का मेकअप पहना हुआ था और मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ हैं, कृपया बैठ जाइए। राजेश ने छोटी शेन तियान के लिए खरीदा हुआ उपहार उसे दे दिया। मां शेन ने उसे ले लिया और कहा, आपके खर्च के लिए धन्यवाद। अंदर बैठिए, दोपहर का भोजन जल्द ही तैयार हो जाएगा। उसके हाथ में एक उपहार का थैला था। तियान, तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे लिए एक उपहार लाए हैं। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? शेन तियान जल्दी से दौड़कर आया, मैं इसे देखना चाहता हूँ। तनु आई और बोली, यह एक बाबी डॉल है। पापा ने मेरे और मेरी बहन के लिए एक खरीदी है। ये बहुत सुंदर है। शेन तियान अक्सर अपनी बेटी के लिए बाबी गुड़िया खरीदती है, इसलिए वह इस ब्रांड से परिचित है। कीमत सस्ती नहीं है, लेकिन कारीगरी अन्य बाबी गुड़ियाओं से बेजोड़ है। आप जो भुगतान करते हैं आपको वही मिलता है। ये वास्तव में सुंदर है। ये नवीनतम बाबी गुड़िया है जो विभिन्न स्थितियों जैसे बीमार होना, रोना, खुश होना आदि की नकल कर सकती है। शेन तियान इतनी खुश हुई कि उसने बाबी गुड़िया को गले लगा लिया और उसे जोर से चूम लिया। इसके बाद विभिन्न रंगों में 4 खूबसूरत राजकुमारी पोशाकें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। तनु ने बताया, पिताजी ने मेरे और मेरी बहन के लिए कुछ खरीदा और कहा कि हम सभी को इसकी ज़रूरत है। शेन तियान इतनी खुश थी कि वह जल्दी से इसे पहनना चाहती थी। माँ शेन मुस्कुराई और बोली, नहीं, तुम्हें इसे पहनने से पहले अच्छी तरह धोना होगा। शेन तियान ने अप्रसन्नता से मुंह बनाया। माँ शेन ने तुरंत कहा, तुम्हें उपहार मिल गया है। जाओ और अपने चाचा चाची को धन्यवाद कहो। छोटे शेन तियान मीरा शर्मा और राजेश कपूर के पास गए और आज्ञाकारी ढंग से धन्यवाद कहा। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, आपका स्वागत है। तनु ने शेन तियान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बाबी गुड़िया के साथ खेलते हैं। शेन तियान खड़ा हुआ और बोला, कृपया पहले बैठ जाए, मैं रसोई में जाकर देखता हूँ। विला को शानदार ढंग से सजाया गया है, लेकिन ये थोड़ा ठंडा दिखता है। माँ शेन रसोई से बाहर आई, रात का खाना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आपको क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने आंटी से उनकी विशेषता वाली चीज़ पकाने को कहा। राजेश कपूर ने कहा, हमने बच्चों के आहार का ध्यान रखा और हल्के व्यंजन चुने। माँ शेन मुस्कुराई और बोली, मैं भी। मैं हमेशा तुम्हें बच्चों को अकेले ही उठाते हुए देखती हूँ। क्या तुम्हारे घर में कोई सरला यादव नहीं है? राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बच्चों की देखभाल मैं और मेरे पति ही कर रहे हैं। माँ शेन ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया और पूछा, आप लोग वास्तव में अद्भुत हैं। ये बहुत कठिन होना चाहिए, है ना? तियान हमारी इकलौती संतान है और हमारी मदद के लिए एक चाची भी हैं। फिर भी मैं अभी भी थोड़ा परेशान महसूस कर रही हूँ। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। इसके अलावा बच्चा लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब वह किंडरगार्टन में है, इसलिए यह पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। रसोई वाली महिला ने कहा कि खाने का समय हो गया है। माँ शेन खड़ी हुई और बोली, खाने का समय हो गया है।
उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बच्चों को हाथ धोने और खाना खाने के लिए बुलाए। दोपहर का भोजन बहुत पौष्टिक और संतुलित था। बच्चों के लिए चाय की मेज पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। कई बच्चे खाना खाते समय चर्चा कर रहे थे। रिया बोली, पापा ने कहा है खाते समय बात मत करो। तनु ने सिर हिलाया, खाना खत्म करने के बाद तुम खेल सकते हो। त्यान, बातें बंद करो और जल्दी से खाना खाओ। विहू ने बड़बड़ाते हुए खाया। अब तक अभी ने उसका 1/3 हिस्सा खा लिया था। ये देखकर माँ शेन ने ईर्ष्यालु भाव प्रकट किया, कोई आश्चर्य नहीं कि आपके बच्चे इतने स्वस्थ हैं और खाने के लिए तैयार हैं। मेरा त्यान खाने में बहुत नखरेबाज है। लगता है अब मुझे उसे सबक सिखाना होगा। खाने की मेज पर तीनों ने खाना खाया और बातें की। अप्रत्याशित रूप से शेन त्यान की माँ और राजेश कपूर एक ही गृहनगर से हैं, दोनों मेरठ से हैं। श्री शेन चेन्नई के मेयर हैं। वे अभी चेन्नई में बहुत व्यस्त हैं और कुछ दिनों तक घर नहीं लौट पाएंगे। माँ शेन ने ताली बजाई। क्या किस्मत है। मुझे याद है जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी तो एक क्लास में राजेश कपूर नाम का एक बच्चा था। क्या वो तुम हो? राजेश कपूर ने पूछा। आपने जूनियर हाई स्कूल कहाँ से किया? नंबर 2 मिडिल स्कूल। कौन सा क्लास? जूनियर हाई स्कूल के पहले से तीसरे वर्ष तक, हम सभी कक्षा 8 में हैं। वह मैं हूँ। शेन त्यान की माँ आश्चर्यचकित थी, ये वास्तव में तुम हो? हे भगवान, तुम इतने बदल गए हो, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाए। क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है, लियू किंग? राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। शेन त्यान की माँ मुस्कुराए और बोली, मैं अंग्रेजी कक्षा की प्रतिनिधि हुआ करती थी। राजेश कपूर ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे कुछ आभास है। मीरा शर्मा से कहा, जब वह स्कूल में था तो कक्षा में बहुत उपद्रवी था और शिक्षक उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वह खेलता कूदता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके नंबर अच्छे आते हैं और परीक्षाओं में हमेशा औसत से ऊपर नंबर लाता है। शिक्षक उसकी तरफ से आंखें मूंद लेते हैं। मीरा शर्मा आश्चर्यचकित थीं। उसने अपना सिर घुमाया और उस आदमी की ओर देखा जिसे वह अपना आदर्श पति मानती थी। जब आप युवा थे तो क्या आप विद्रोही थे? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस समय राजेश कैसा होगा। लियू किंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और कहा, मेरे पास मेरा हाई स्कूल डिप्लोमा है। मैं तुम्हें इसे दिखाती हूँ। राजेश कपूर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह चीज़ तो उन्होंने बहुत पहले खो दी थी। लियू किंग अपने हाथ में एक पुरानी तस्वीर लेकर नीचे गईं, जिसे उन्होंने मीरा शर्मा को सौंप दिया। देखो, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह कहाँ है? मीरा शर्मा ने पहले तो नज़र दौड़ाई, लेकिन उन्हें राजेश कपूर का चेहरा नजर नहीं आया। उसने फिर ध्यान से देखा और अनिश्चितता से आखिरी पंक्ति की ओर इशारा किया, जहां एक ठंडा और शांत चेहरा वाला युवक खड़ा था। क्या वह वही है? मीरा शर्मा ने अनिश्चितता से पूछा, क्योंकि फोटो में दिख रहा व्यक्ति वर्तमान राजेश से बहुत अलग है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि केवल इस युवक की राजेश से थोड़ी बहुत समानता थी। लियू किंग ने एक नज़र डाली और कहा, हाँ, आपने कैसे बताया? मीरा शर्मा दंग रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अनुमान सही होगा। दोनों की तुलना करने के बाद मीरा शर्मा को समझ नहीं आया कि क्या कहें। फोटो में लड़का बहुत सुंदर है और वास्तव में विद्रोही दिखता है। खाना खाते समय राजेश ने बताया, उस समय मैं युवा था और बस बाहर जाकर इंटरनेट पर सर्फिंग करना चाहता था तथा अपने सहपाठियों के साथ मौज मस्ती करना चाहता था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा था। मैं बस पढ़ाई नहीं करना चाहता था। उन्होंने मीरा शर्मा को तब देखा था जब वह मिडिल स्कूल में पढ़ती थीं। सुंदर, पवित्र, गर्म मुस्कान के साथ, वह हमेशा सहपाठियों के साथ तस्वीरों में सबसे सुंदर दिखती है। पहली नज़र में ही आप बता सकते हैं कि वह एक धनी परिवार की अच्छी व्यवहार वाली लड़की है, और वास्तव में वह ऐसी ही है। मेरे विपरीत, मैं जूनियर हाई स्कूल के दौरान एक विस्मय में रहता था। मीरा शर्मा ने अपने मोबाइल फ़ोन से एक तस्वीर ली और बाद में सहेजने के लिए उसकी एक प्रति प्रिंट कर ली। खाने की मेज पर लियू किंग ने मीरा शर्मा को राजेश कपूर के बारे में बहुत कुछ बताया। उस समय वह स्कूल में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह अमीर है, सुंदर है और हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। तुम्हें नहीं पता, वह बहुत ही भयानक लड़ाकू है।
उसके सहपाठी कह रहे थे कि वह और वे लोग किसी तरह के 4 युवा मास्टर्स थे। मीरा शर्मा लगभग रो पड़ी। चौथे यंग मास्टर राजेश कपूर मीरा शर्मा से भी ज्यादा उलझन में थे। क्या ये सच है? लियू किंग ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत सी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, तुम्हें प्रेम पत्र लिखती हैं और चॉकलेट देती हैं। राजेश को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा शर्मा ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। राजेश कपूर ने सफाई का काम पूरा किया और फिर बच्चों के साथ खेलने चले गए। दोपहर के भोजन के बाद घर जाकर झपकी लेने का समय हो गया था। लियू किंग ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, बस यहीं सो जाओ, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। बच्चों को खेलने में इतना मजा आ रहा था कि मीरा शर्मा और राजेश कपूर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। लियू किंग मुस्कुराए और बोले, इसमें बड़ी बात क्या है? हम सहपाठी हैं, वे सहपाठी हैं और वे दोनों एक ही गृहनगर से हैं। रिश्तों के 3 स्तरों ने दोनों लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। बच्चे लियू किंग और दंपति बातें कर रहे थे। जब से मेरा बच्चा हुआ है, मैं पूर्णकालिक मां हूं और 4 साल से अधिक समय से बाहर काम नहीं किया है। जीवन में सब कुछ बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। उसका पति जितना अधिक कमाता गया, उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी उतनी ही अधिक एकाकी होती गई। शुक्र है मेरे पास त्यान है, इसलिए दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। मीरा शर्मा लियू किंग के शब्दों में अनिच्छा और अकेलापन सुन सकती थीं। त्यान अभी किंडरगार्टन में है। क्या तुम बाहर जाकर काम करना चाहती हो? लियू किंग ने उसकी ओर देखा और कहा, काम? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अब जवान नहीं रहा और जो लोग मुझे नौकरी पर रख रहे हैं वे प्रासंगिक कार्य अनुभव की मांग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किस काम के लिए उपयुक्त हूँ। उसने एक प्रसिद्ध घरेलू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्कूल में ही अपने पति से मिली। स्नातक होने के बाद वह गर्भवती हो गई। इसमें कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव नहीं है। वहाँ की भर्ती करने वाली कंपनियां निश्चित रूप से उसे नहीं चाहेंगी। मीरा शर्मा हैरान थीं। आप सिर्फ 26 या 27 साल के हैं और 30 साल की उम्र में आपने ये भी नहीं बताया कि आप बूढ़े हो गए हैं। लियू किंग और राजेश कपूर एक ही वर्ष के हैं और वह राजेश कपूर से भी बड़ी हैं। लियू किंग ने हिसाब लगाया। ओह ठीक है, मैं तो 30 साल का भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं खुश होती हूँ तो सोचती हूँ कि एक बार जब मैं अपने बच्चे को किंडरगार्टन भेज दूंगी तो काम पर निकल जाऊंगी। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं थोड़ा समाज भयभीत भी हो गया हूँ। मीरा शर्मा ने एक क्षण सोचा और बोली, आप हमारे स्कूल में आकर प्रशिक्षु शिक्षक क्यों नहीं बन जाते? लियू किंग चौंका। आह, एक शिक्षक? प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, विश्वविद्यालय। लियू किंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने लगातार 3 बार इनकार किया। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं कॉलेज प्रोफेसर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। जहां तक मुझे याद है, मैंने अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके अलावा स्कूल कभी भी मेरे जैसे किसी व्यक्ति को नहीं चाहेगा। बिल्कुल नहीं। मीरा शर्मा ने उसे समझाया, एक बार कोशिश करके देखो। अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम खुद को नकार रही हो। इसकी चिंता मत करो, स्कूल में इसे संभालना आसान है। मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपको बस अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम सचमुच ऐसा नहीं कर सकते तो समय आने पर हार मानने में देर नहीं लगेगी। मीरा शर्मा की बात सुनकर लियू किंग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ? मीरा शर्मा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, प्रयास करो, अपना सब कुछ झोंक दो और अपने आप पर विश्वास रखो। लियू किंग को मानसिक संघर्ष करना पड़ा और उसने साहस जुटाया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिर मीरा शर्मा और लियू किंग व्यस्त हो गए और उन दोनों ने चर्चा की। बच्चों की नींद के लिए आंटी और राजेश जिम्मेदार हैं। त्यान का अपना कमरा है, जो एक बहुत ही सुंदर गुलाबी राजकुमारी कमरा है। सब कुछ गुलाबी था और तनु और रिया ने लालसा से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हे भगवान, मैं सचमुच ऐसा कमरा चाहता हूँ। त्यान के पास अपनी अलमारी, खिलौनों का रैक तथा छोटी राजकुमारी के लिए दोपहर की चाय के लिए मेज और बर्तन हैं। लड़के गेस्ट रूम में सोते हैं।
किंडरगार्टन जाने के बाद उन्हें लड़कियों का गुलाबी रंग पसंद नहीं आता। राजेश उनके साथ सोता था और उनसे बातें करता था। पापा, क्या हमें अपना कमरा मिल सकता है? दरअसल राजेश ने पहले ही बच्चों के लिए अलग अलग कमरे बनाने की योजना बना ली है। हालांकि वह इस योजना को लागू करने के लिए गर्मियों तक इंतजार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। यदि बच्चे बिना चादर के सोएं तो भी उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो राजेश कपूर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। निस्संदेह तुमसे हो सकता है, जब पिताजी वापस आएंगे तो तुम लड़कों के लिए एक कमरा होगा और लड़कियों के लिए एक कमरा होगा। तो फिर चलो तैयार हो जाओ और जो चाहो करो, ठीक है? हम अल्ट्रामैन और ट्रांसफॉर्मर्स और उनके खिलौनों की तस्वीरें लगा सकते हैं। अगर रिया को पसंद आया तो डैडी तुम्हें अपना कमरा दे सकते हैं। रिया को शांति पसंद है, जबकि विहू और अभी शोरगुल पसंद करते हैं। अगर रिया को अलग कमरा चाहिए तो हमारे घर में यही शर्त है। राजेश कपूर की बात सुनकर रिया की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ये सचमुच संभव है? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। रिया आमतौर पर बात नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एक बेवकूफ़ बच्ची है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है कि वह दूसरों से अलग है। वह शांति पसंद करता है, उसे किसी की सेवा सत्कार पसंद नहीं है, तथा वह अपनी बात कहने में भी अच्छा नहीं है। इस बार रिया ने राजेश कपूर को गले लगाया और कहा, पिताजी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना हो या कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो, समझी? रिया ने सिर हिलाया। फिर वह संतुष्ट होकर बाहर भागा और अपने दूसरे बच्चे के साथ खेलने लगा। वे सिंड्रेला की कहानी का अभिनय कर रहे हैं। तीसरा बच्चा सिंड्रेला है, दूसरा बच्चा माँ है और प्यारा बच्चा बहन है। रिया काम कर रही थी और दोनों आदमी उसे व्यवस्थित तरीके से निर्देश दे रहे थे। फिर तनु अपनी बेटी की ओर मुड़ा और बोला, सुना है राजकुमार की शादी हो रही है। बेटी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा चुनाव जरूर होगा। बेटी हल्के से मुस्कुराए और आत्ममुग्ध होकर बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। राजकुमारी मेरी है। सिंड्रेला की रिया ने स्थिति का सार समझ लिया था और दयनीय भाव से पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? तनु की सौतेली माँ ने दुखी होकर कहा, तुम एक बदबूदार लड़की हो, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तुम बहुत बदसूरत हो। मेरी प्यारी बेटी ने सिर हिलाया, हाँ तुम बहुत बदसूरत हो। तभी सिंड्रेला का तीसरा बच्चा खोया हुआ महसूस करने लगा और रोने का नाटक करने लगा। परी त्यानत्यान अपने हाथ में एक जादू की छड़ी लेकर आए। इतनी सुंदर और प्यारी लड़की, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सिंड्रेला ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं राजकुमार की पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई सुंदर पोशाक नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? परी ने अपनी जादू की छड़ी लहराए और मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। मैं तुम पर एक जादू कर दूंगा और तुम्हें एक सुंदर पोशाक मिलेगी ताकि तुम राजकुमार की पार्टी में जा सको। सिंड्रेला बहुत भावुक हो गई, शुक्रिया परी बहन। फिर परी ने गंभीर भाव से अपनी जादू की छड़ी लहराई और कुछ बुदबुदाया, सुंदर बनो, सुंदर बनो। कुछ बार पीछे मुड़ने के बाद सिंड्रेला ने अपनी स्कर्ट की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, हे भगवान, ये स्कर्ट बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। धन्यवाद परी बहन, अब मैं राजकुमार की पार्टी में जा सकती हूँ। आप बहुत दयालु हैं, मैं नहीं जानता कि आपका उपकार कैसे चुकाऊं। परी मुस्कुराई और बोली, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे तुम्हारे इनाम की ज़रूरत नहीं है। अब बॉल पर जाओ। इसके बाद तनु है जो सिर पर टोपी पहने हुए राजकुमार की भूमिका में है। उसने कमरे में चारों ओर देखा और दिखावटी अंदाज में पूछा, यहाँ कोई सुंदर लड़कियाँ क्यों नहीं हैं? वह प्यारी सी बच्ची जो सिर्फ सौतेली माँ थी, अब बड़ी बहन बन गई है। वह पास आए और बोली, वाह महाराज, आप कितने सुंदर हैं। तनु के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, यहाँ तक कि घृणा का भाव भी नहीं था। ये कहा जा सकता है कि यह अभिनय वाकई अद्भुत है। चले जाओ, तुम बदसूरत लड़की। छोटी त्यानत्यान ने बड़ा चढ़ाकर पूछा, अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। इस समय 3 खजाने बाहर आ गए।
राजकुमार तनु आगे बढ़ा और रिया का हाथ थाम लिया। ये बहुत सुंदर महिला है। क्या मैं आपसे मेरे साथ नृत्य करने के लिए कह सकता हूँ? रिया ने शर्माते हुए सिर हिलाया। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर नाचने का नाटक किया। इस समय छोटा त्यान एक घड़ी में बदल गया और चिल्लाया, 12 बज गए हैं। रिया तनु के साथ खुशी से खेल रही थी जब छोटे त्यान ने उन्हें याद दिलाया, 12 बज गए हैं, वापस जाने का समय हो गया है। रिया को तब याद आया कि जब वह गोल गोल नहीं घूम रही थी तब भी वह सिंड्रेला ही थी। इसलिए उसने राजकुमार तनु को धक्का दे दिया और जाने ही वाला था। ये देखकर मुझे बहुत जटिल महसूस होता है। स्मृति मन में आ गई। जब मैं 3 साल का था तब भी मैं संभवतः कीचड़ में खेलता था। और वे पहले से ही सिंड्रेला कहानी की व्याख्या करने में सक्षम हैं। मुझे इस बात की सराहना करनी होगी कि आजकल बच्चे अधिक से अधिक बुद्धिमान होते जा रहे हैं। अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता। उन्होंने बहुत ही यकीन दिलाने वाला अभिनय किया। जब मैं नीचे गया तो देखा कि मीरा शर्मा और लियू किंग अभी भी किसी बात पर बात कर रहे थे। लेकिन इस बार लियू किंग स्पष्ट रूप से पहले से अधिक आश्वस्त थे। लियू किंग ने उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। चूंकि आप यहाँ हैं तो पहले खाना क्यों नहीं खा लेते? रात्रि भोजन के बाद अंधेरा हो गया। सिंड्रेला की दोस्ती के कारण छोटी त्यान तनु और रिया को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। अगली बार हम स्नो वाइट खेलें तो कैसा रहेगा? तनु और रिया को कोई आपत्ति नहीं थी। वापस घर। बच्चों के सो जाने के बाद सफाई करें। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा से बात की। मैं नीचे के अतिथि कक्षों में से एक विहू और अवी को देने की योजना बना रहा हूँ। अन्य 2 कमरे तनु के लिए और एक रिया के लिए हैं। मीरा शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी। राजेश कपूर के अनुसार नवीनीकरण में कुछ समय लगेगा। भले ही गैर विषाक्त सामग्री का उपयोग किया गया हो, फिर भी शिशु तुरंत नहीं हिल सकते। कुछ महीने इंतजार करना ही बेहतर है। उन्होंने जो कहा वही किया। अगले दिन राजेश कपूर ने बॉस कपूर को बच्चों का कमरा डिजाइन करने के लिए बुलाया। बॉस कपूर ने बच्चों की ज़रूरतों के बारे में पूछा। अवी और विहू बहुत सरल हैं। कमरे में अल्ट्रामैन, ट्रांसफॉर्मर और एक तंबू होना चाहिए। तनु का अनुरोध है, अलमारी, बिस्तर और पर्दे सहित सब कुछ गुलाबी होना चाहिए। वहाँ एक छोटी सी मेज वगैरह भी होनी चाहिए। त्रिरत्नों में इतनी अधिक आवश्यकताएं नहीं हैं और इसका कारण बताना कठिन है। बॉस कपूर ने बच्चों की ज़रूरतें लिख लीं और कहा, कल मैं बच्चों के पास प्रस्ताव लेकर आऊँगा ताकि वे अपनी पसंद का कोई भी विकल्प चुन सकें। हर कोई इससे परिचित है और जब वे जाते हैं तो बच्चे अपने छोटे हाथ हिलाते हैं। अलविदा अंकल लुओ। बॉस कपूर को भेजो। इसके बाद उन्हें शिक्षक ली द्वारा दिया गया गृह कार्य पूरा करना होगा। छोटे फूल लगाओ। रास्ते में पत्ते उठाते जाओ। कुल 10 पत्ते इकट्ठा करो। इसलिए वे एक फूल की दुकान पर गए और मालिक को बताया कि उन्हें क्या चाहिए। बॉस मुस्कुराया और बोला, मेरे पास यहाँ कुछ बीज हैं, छोटे लाल गुलदाउदी और छोटे डेजी। बॉस ने तैयार उत्पाद उन्हें दिखाने के लिए लाया। यही है। राजेश और मीरा शर्मा बहुत संतुष्ट थे। यह एक ऐसा कार्य है जिसे शिशुओं और माता पिता को मिलकर पूरा करना है। इसलिए राजेश ने बच्चों से कहा कि वे बॉस की सावधानियों के बारे में कही गई बात ध्यान से सुनें। उदाहरण के लिए, रोपण करते समय बीजों को बहुत गहराई में नहीं डाला जा सकता। पानी देते समय बहुत अधिक पानी का उपयोग न करें। हमने 7 छोटे गमले भी खरीदे, एक मीरा शर्मा के लिए और एक राजेश कपूर के लिए। चूंकि यह घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने पैदल ही वापस जाने का निर्णय लिया। वैसे ये भी देख लीजिए कि सड़क पर कोई पत्ता तो नहीं पड़ा है। लेकिन राजेश कपूर इनमें से अधिकांश पेड़ों के नाम नहीं जानते, सिवाय जिंगो पेड़ के। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। राजेश को तस्वीरें लेनी पड़ी और फिर ऑनलाइन प्रासंगिक जानकारी खोजनी पड़ी। लौटने के राजेश, मीरा शर्मा और बच्चों ने मिलकर फूल लगाए। जब आपका काम पूरा हो जाए तो प्रत्येक गमले पर अपना नाम लिखें और आपका मिशन पूरा हो जाएगा। अगला चरण पत्ती मैनुअल बनाना है। मैंने उनकी गिनती की और पाया कि अभी भी 5 गायब थे। आइए बच्चों को समुदाय में घुमाने ले चलें। ग्रीन लेक विला में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और राजेश और बच्चों ने उनकी पत्तियां तोड़ी।
आज मैं भाग्यशाली था क्योंकि मेरी मुलाकात उस माली से हो गई जो शाखाओं की छंटाई कर रहा था। राजेश कपूर अध्ययनशील हैं और उन्होंने बच्चे से पूछा, दादाजी कृपया मुझे बताएं कि यह पत्ता किस पेड़ से आया है। दादाजी ने देखा कि चूंकि राजेश कपूर यहाँ रहता है तो वह अवश्य ही अमीर या कुलीन होगा। बच्चे बहुत प्यारे, विनम्र और उत्साही हैं। ये मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा का पत्ता है। राजेश ने जल्दी से एक फोटो ली और पूछा, यह क्या है? ये छोटे पत्ते वाले जुरचेन का पत्ता है। इस बारे में क्या? ये गोल्डन लीफ जुरचेन का पत्ता है। ओह, इस लाल वाले के बारे में क्या? ये लाल पत्ती दीवार का पत्ता है। इस बारे में क्या? यह एकोन वृक्ष का पत्ता है। ये वैक्स वृक्ष का पत्ता है। यह कोरल वृक्ष का पत्ता है। ये पीले चिनार का पत्ता है। ये यूओनिमस जैपोनिकस का पत्ता है और यह पिटोस्पोरम टोबिरा का पत्ता है। धन्यवाद दादाजी। बच्चों ने एक स्वर में उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद दादाजी। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, नहीं धन्यवाद, नहीं धन्यवाद। पूरे समुदाय ने एक साथ सभी 10 प्रकार के पत्ते एकत्र किए। शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य बच्चों को सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए है। इसलिए राजेश बच्चों को लेकर समुदाय में घूमने निकल पड़े। इस अनुभव के बाद मुझे समुदाय में लगाए गए पेड़ों के बारे में सामान्य समझ हो गई है। घर लौटने के बाद राजेश रसोई में खाना बना रहा है। मीरा शर्मा ने बच्चों के साथ मिलकर छोटे छोटे ब्रोशर पर काम किया। राजेश कपूर ने कहा, मेरे अध्ययन कक्ष में छोटे छोटे कार्डबोर्ड कार्ड हैं जिनका उपयोग इन्हें बनाने के लिए किया जा सकता है। मीरा शर्मा ऊपर जाने के बाद बहुत सारी चीजें नीचे ले आईं। ये पेपर जितना बड़ा है। मीरा शर्मा ने इसे 4 भागों में बांटकर एक किताब का रूप दिया। राजेश कपूर ने वह होल पंच खरीदा जो बहुत सुविधाजनक है। मीरा शर्मा और बच्चों ने पत्तियों को धोया और फिर उन्हें सुखाया। आप भोजन समाप्त करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। रात्रि भोजन के बाद मीरा शर्मा ने बर्तन धोए, जबकि राजेश कपूर ने बच्चों को हस्तशिल्प में मदद की। वह वास्तव में इसमें अच्छी नहीं है, लेकिन राजेश कपूर बहुत कुशल हैं। उसे शारीरिक कौशल किसने दिया? राजेश कपूर ने पत्ते बांधते हुए कहा, ठीक है, अब हमें इन्हें 2 तरफा टेप से चिपकाना है। चलो पापा तुम्हें सिखाते हैं। हाँ, इसी तरह। रिया के हाथ में गलती से कुछ चिपक गया और वह डर गई। राजेश कपूर ने जल्दी से उसे समझाया, कोई बात नहीं। काफी समय तक काम करने के बाद बच्चों ने अंततः पत्ती पुस्तिका पूरी कर ली। फिर अपना नाम लिखें। ये राजेश द्वारा लिखा गया था। राजेश ने बच्चे से कहा कि वह मैनुअल को अपने स्कूल बैग में रख ले ताकि स्कूल जाते समय वह उसे भूल न जाए। ये सब करने के बाद बच्चे झपकी लेंगे। राजेश ने मैनुअल बनाते समय जो गंदगी फैलाई थी उसे साफ कर रहा था और काफ़ी व्यस्तता के बाद वह बच्चों के लिए रात का खाना बनाने के लिए तैयार था। इसी तरह 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। तीसरे दिन बॉस कपूर डिज़ाइन ड्राइंग लेकर आए। अवी और विहू के बिस्तर अलग अलग हैं। दोनों तरफ 2 अलग अलग थीम हैं, एक अल्ट्रामैन और दूसरा ट्रांसफॉर्मर। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अलमारी और एक डेस्क है जिसके साथ एक बुकशेल्फ भी जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के बिस्तर बंक बेड हैं, इसलिए आप ऊपर या नीचे सो सकते हैं। भविष्य में जब हमारे घर मेहमान आएंगे तो ये बिस्तर हमारे सोने के लिए पर्याप्त बड़ा होगा। दीवार पर स्टिकर भी लगे होते हैं जिन्हें हटाया जा सकता है और वॉलपेपर को प्रभावित किए बिना नए स्टिकर लगाए जा सकते हैं। बीच में एक बड़ा तंबू है जहां 2 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। तनु का राजकुमारी कमरा बहुत सुंदर है। ये पूरी तरह गुलाबी और रोएदार है, बिल्कुल किसी छोटी राजकुमारी के कमरे जैसा। मानक सुविधाओं में 4 बिस्तर, अलमारी और डेस्क शामिल हैं। हमने एक लटकती हुई टोकरी भी लगाई, वह भी छोटी किस्म की। छोटी राजकुमारी की दोपहर की चाय पार्टी के लिए गोल मेज, छोटे स्टूल आदि भी हैं। तनु बहुत संतुष्ट और खुश थी। चूंकि रिया को संगीत पसंद है, इसलिए उन्होंने संगीत को थीम के रूप में चुना और हल्के नीले रंग का प्रयोग किया। मानक विन्यास वही है और क्योंकि वह अकेले एक कमरे में रहती है, इसलिए एक ड्रम सेट, एक छोटा गिटार आदि दूसरे स्थान पर रखा हुआ है। यहाँ एक छोटा सा कराओके बार भी है। चूंकि रिया की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, इसलिए बॉस कपूर को यह नहीं पता था कि इसे कैसे डिज़ाइन किया जाए।
राजेश कपूर ने धीरे से कहा, रिया, अगर तुम्हारे पास कोई विचार या ज़रूरत हो तो तुम अंकल लुओ को बता सकती हो। रिया ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह बहुत संतुष्ट नहीं थी। बॉस कपूर ने अपना आईपैड निकाला और रिया को बच्चों के कमरे की केस स्टडी दी। रिया को कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसने आखिरी तस्वीर देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। पता चला कि इस चित्र का विषय पानी के नीचे की दुनिया है। पूरा कमरा पानी के नीचे की दुनिया के वॉलपेपर से ढका हुआ है। रिया को यह दिलचस्प लगा और वह भी ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। चित्र तैयार हो चुके हैं और अगला चरण निर्माण कार्य शुरू करना है। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद राजेश ने काम शुरू करने से पहले छुट्टियां खत्म होने तक इंतजार करने का फैसला किया। इस तरह से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। शाम को तनु ने त्यानतियान को फ़ोन किया। छोटी त्यानतियान थोड़ी उदास थी। कल मेरा जन्मदिन है। पापा ने कहा था कि वो मेरे साथ जश्न मनाने आएंगे। यह अभिव्यक्ति बहुत दयनीय है। तनु मीठी मीठी बातें करने वाली और लोगों को रिझाने में माहिर है। क्या हम आपका जन्मदिन एक साथ मनाएं? छोटे त्यानतियान ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। तो फिर चलो तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार तैयार करते हैं। जब छोटी त्यानतियान ने सुना कि उपहार है तो वह तुरंत खुश हो गई और उसने मधुर स्वर में कहा, धन्यवाद। चित्रा बंसल की दोस्ती के विपरीत त्यानतियान एक लड़की है और तनु और रिया के साथ बेहतर बातचीत कर सकती है। विशेषकर COS बहनचारा, 3 लड़कियों के बीच संबंध और भी बेहतर है। तनु राजेश के पास आए और बोली, पिताजी, मैं त्यानतियान के लिए जन्मदिन का उपहार तैयार करना चाहती हूँ। तनु की चमकती आंखों को देखकर राजेश ने पूछा, त्यानतियान का जन्मदिन कब है? कल। कुछ देर रुकने के बाद तनु ने फिर पूछा, पिताजी, आपके विचार से मुझे क्या उपहार तैयार करना चाहिए? राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, चूंकि यह जन्मदिन का उपहार है तो ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद हो। तुम त्यानतियान की अच्छी दोस्त हो। क्या तुम्हें पता है कि उसे क्या पसंद है? तनु ने एक पल सोचा और कहा, चलो उसे एक बाबी गुड़िया देते हैं। रिया ने पहले ही त्यानतियान के साथ अपना वीडियो कॉल समाप्त कर लिया था और आकर कुछ कहा, पिताजी, मैं बहन त्यानतियान का जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, चूंकि हम एक जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं इसलिए हमें जन्मदिन का उपहार तैयार करना होगा। तनु और रिया ने एक दूसरे को देखा। हाथ पकड़कर वे ऊपर चले गए। राजेश कपूर ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहो, गिरो मत। जहां तक लड़कों का सवाल है, राजेश ने उन्हें खबर दी। उनका विचार बहुत सरल है, जन्मदिन का केक भेजें। राजेश कपूर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए, सबको गिफ्ट देना ही होगा। मीरा शर्मा ऊपर थीं और उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं नीचे आया और पूछा, क्या हो रहा है? बच्चे बहुत चिंतित हैं। राजेश कपूर ने इसका कारण बताया और मीरा शर्मा ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी चीजें ढूंढ रहे हैं। तो हम कल मछली पकड़ने कब जा रहे हैं? राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। मीरा शर्मा को एक प्रेरणा मिली। ऐसा क्यों न हो, पहले लियू किंग और त्यान को बुला लेते हैं। अगर कल कोई खास कार्यक्रम नहीं है तो उन्हें बुला लेते हैं। राजेश कपूर ने कहा, ठीक है, जाओ फ़ोन करके पूछ लो। लियू किंग की आवाज़ थोड़ी नाक से आती हुई लग रही थी, मानो वह रो रही हो। मीरा शर्मा ने अनजान बनने का नाटक किया, कल त्यान का जन्मदिन है। क्या तुम्हारी कोई योजना है? नहीं, उसके पिता ने उसे मनोरंजन पार्क ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह समय पर वापस नहीं आ सके, इसलिए यात्रा रद्द हो गई। मुझे उसे अकेले मनोरंजन पार्क ले जाने के बारे में सोचते हुए उसने कहा कि तनु और रिया उसे उपहार देना चाहते हैं। ये कहने के बाद लियू किंग की आवाज़ अंततः खुश हो गई। तो मैंने सोचा, चलो घर पर ही रहें और आप लोग भी साथ आ जाएं। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, मेरे पास जाने के लिए एक अच्छी जगह है। कहाँ? संभवतः इसलिए क्योंकि लियू किंग और राजेश कपूर जूनियर हाई स्कूल में सहपाठी थे और एक ही गृहनगर मेरठ से थे। इसलिए मीरा शर्मा को लियू किंग के साथ अधिक घनिष्ठता महसूस हुई। फ़ोन रखते ही मीरा शर्मा ने ताली बजाते हुए कहा, ये सौदा हो गया। वह कल दोपहर को केक लेकर आएगी। राजेश कपूर ने पूछा, क्या आप इसे स्थापित करना चाहते हैं?
मीरा शर्मा ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन केवल केक से उत्सव का माहौल नहीं बढ़ता। इसलिए आयोजन स्थल की व्यवस्था करना उनका काम था। सबसे पहले कुछ गुब्बारे खरीदें। लेकिन आपको इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास घर पर कुछ स्टॉक में हैं। ये चीज़ यहाँ क्यों है? अरुण कुमार इसे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ लाए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास करने को कुछ नहीं है और वे मनोरंजन के लिए गुब्बारा फुलाना चाहते हैं। अब अरुण कुमार पिता बनने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या भविष्य में भी उसके मन में ऐसे विचार आएंगे। अगली सुबह जल्दी परिवार नौक पर भोजन, गुब्बारे, खिलौने आदि ले गया। चूंकि दोनों ही अनुभवहीन थे, इसलिए उन्होंने इसे केवल गुब्बारा पार्टी बनाने का निर्णय लिया। बस हर जगह कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे बांध दें, कुछ झंडे लगा दें और बस। जब तक पर्याप्त गुब्बारे होंगे, बच्चे यह नहीं बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। हवा पंप करना भी एक शारीरिक कार्य है। ऐसा मत सोचिए कि मीरा शर्मा मदद कर रही हैं, वह वास्तव में बच्चों के साथ खेल रही हैं। उन्होंने कई बार गेंद पर पैर रखा और खूब मजा किया। वास्तव में ये काम करने वाला एकमात्र व्यक्ति राजेश कपूर है। सुबह के 2 घंटे तक राजेश कपूर बिना किसी भावना के बस गुब्बारे फुलाने का साधन मात्र बने रहे। इस बीच मीरा शर्मा ने बच्चों के उपहारों को गिफ्ट पेपर से लपेटना शुरू कर दिया। अभी से उपहार एक ट्रांसफॉर्मर था, लाल। मुझे लगता है कि लाल रंग की लड़कियां इसे पसंद करेंगी। दूसरा उपहार एक बाबी गुड़िया राजकुमारी सेट था। ऐसा लग रहा था कि यह बाबी गुड़िया के सेट में से एक गुड़िया थी, जो राजेश ने उसके लिए खरीदी थी। विहू ने मुझे जो दिया वह था उसका फैशनेबल हार। मीरा शर्मा बेहद हैरान थी। विहू, त्यान इसे नहीं पहन सकती। विहू ने कहा, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि त्यान को ये पसंद आएगा। मीरा शर्मा ने इसे उलझाकर हार लपेट दिया। यह हार बहुत महंगा नहीं है और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। राजेश को जानने से पहले मैंने इसे एक सहायक वस्तु के रूप में खरीदा था। जब मैं यहाँ से चला गया तो मैं इसे अपने साथ वापस ले आया और मैंने इसे अपने पास रख लिया क्योंकि मुझे लगा कि इसका कुछ विशेष अर्थ है। उपहार बक्सों में सामान पैक करते समय उसने विहू को शिक्षित किया। विहू, तुम मम्मी की चीज़ों में यूं ही नहीं घुस सकते, ठीक है? विहू गुब्बारों से खेल रहा था और बोला, माँ, मैंने उन्हें छुआ नहीं, मैंने उन्हें उठा लिया। मीरा शर्मा विहू में विश्वास रखती हैं। सोचने पर ऐसा लगता है कि शायद यह मिठू का काम है। इसके बाद 3 रत्न हैं। उसे जो 3 उपहार मिले वे रंगीन और सुंदर आभूषण मोती थे जो उसे हमेशा से पसंद थे। इसे प्रिया ने तनु और रिया के लिए खरीदा था। तनु को बाबी डॉल से प्यार होने से पहले उसे सभी प्रकार के खिलौने पसंद थे। जब वह बाहर खेल रही थी तो उसकी मोतियों की माला टूटकर गिर गई। वह काफ़ी देर तक उदास रही, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। उपहार पैक कर दिए गए हैं और राजेश ने बहुत सारे गुब्बारे फुलाए हैं। दंपति ने उन्हें नौक के अंदर और बाहर बांधा और यह बहुत अच्छा लग रहा था। उसने समय देखा, 11:30 बज रहे थे और वह दोपहर का भोजन बनाने चला गया। क्योंकि यह एक बच्चे का जन्मदिन है, राजेश कपूर ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बच्चों को पसंद आती हैं, जैसे पुडिंग, छोटे केक और कुरकुरी कुकीज़, कोला चिकन पंख, नमकीन चिकन पैर आदि। उस दिन जब हम लियू किंग के घर गए तो उन्होंने यही बात कही। लियू किंग लंगर स्थल पर पहुंची और काफ़ी देर तक खोजबीन की, लेकिन कोई नहीं मिला तो उसने मीरा शर्मा को बुलाया। दूर से प्यारी सी बच्ची अपने साथ बंधी रंग बिरंगी नौकाओं को देख सकती थी। मुंबई मेरठ जैसा नहीं है। एक प्रथम श्रेणी के महानगर होने के नाते आप यहाँ लाखों लग्जरी नौकाएं खड़ी देख सकते हैं, लेकिन राजेश का चित्र उनमें से सबसे उत्कृष्ट है और बहुत ही आकर्षक है। मीरा शर्मा ने पूछा, क्या आपने गुब्बारे बंधे हुए नौक को देखा? यही है, इसमें चढ़ जाए। छोटे त्यान ने दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, मैं इसे वहाँ देख रहा हूँ। लियू किंग का परिवार संपन्न है, जो राजेश कपूर के परिवार से बिल्कुल अलग है। कारोबार लगातार बड़ा होता जा रहा है और मेरी माँ का परिवार मेरठ में काफ़ी प्रतिष्ठित हो गया है। शेन त्यान के पिता का गृहनगर चेन्नई है और उनके सास ससुर भी चेन्नई में हैं। दोनों परिवार समान रूप से मजबूत हैं और उनकी मुलाकात एक ब्लाइंड डेट के माध्यम से हुई थी, जो एक विवाह गठबंधन जैसा प्रतीत होता है।
लियू किंग में कुछ हद तक एक अमीर महिला जैसी अदाएं हैं, लेकिन वह चुलबुली नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, और वह एक नज़र में बता सकते हैं कि राजेश कपूर की नौकरी बहुत कीमती है। राजेश से परिचित होने के बाद जब वह अपने माता पिता के घर लौटी तो उसने इस घटना का जिक्र भी किया। तभी मुझे पता चला कि मेरठ में कपूर परिवार बहुत समृद्ध है। राजेश कपूर की संपत्ति का मूल्य अब सैकड़ों अरबों में है, जिसमें चेन्नई और फर्स्ट स्नो होटल की संपत्ति भी शामिल है। अनुमानतः ये राशि सैकड़ों अरबों में नहीं होगी। इससे लियू किंग को आश्चर्य हुआ और उसे विश्वास करना कठिन लगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि राजेश कपूर ने जूनियर हाई स्कूल के दौरान लियू किंग पर गहरी छाप छोड़ी थी। लियू किंग केक को नोक पर ले गया और चारों ओर देखा। ये नोक बहुत सुंदर है। क्या ये सारे गुब्बारे तुमने बनाए हैं? ये तो बहुत सोच समझकर बनाया है। लियू किंग भावुक हो गया। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर वह मुस्कुराए और बोली, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मीरा शर्मा इसका श्रेय नहीं लेती, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे पिता अकेले ही सब कुछ कर रहे थे। लियू किंग ईर्ष्या से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजेश कपूर ऐसे बन जाएंगे। मीरा शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, तो आपके अनुसार यह कैसा होना चाहिए? लियू किंग ने एक पल के लिए सोचा। जूनियर हाई स्कूल में राजेश कपूर बहुत शांत और घमंडी थे। कई लड़कियां उनके लिए खाना लाती थीं और उनका स्कूल बैग उठाती थीं। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वे दादाजी जैसे थे। मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह के लोगों को शादी के लिए कोई न कोई मिल ही जाना चाहिए। ये कहने के बाद लियू किंग को कुछ याद आ गया और उसने विषय बदल दिया। ये प्यार की ताकत है। राजेश तुम्हारी वजह से इतना बदल गया है। मुझे तुमसे सचमुच ईर्ष्या होती है। मीरा शर्मा एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उन्होंने वह बात समझ ली जो लियू किंग ने अभी पूरी नहीं कही थी। मोटे तौर पर राजेश जिस व्यक्ति से शादी करना चाहता है वह एक अच्छी पत्नी और मां होनी चाहिए। इसके बजाय कि वह कुछ भी न करे। वह महिला जिसने राजेश को पूरी तरह से एक हाउस हस्बैंड में बदल दिया। दरअसल मीरा शर्मा अक्सर ऐसा ही सोचती हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें कुछ करना नहीं आता। मैं केवल मदद कर सकता हूं और राजेश कपूर को नीचे नहीं खींच सकता। कभी कभी वह किसी आंटी को ढूंढना चाहती है। राजेश कपूर को इसकी आदत हो गई है, लेकिन उसे इस बात का अपराध बोध भी है। बच्चे अधीर होते हैं। बच्चे अपने जन्मदिन के उपहार नन्हे त्यान को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। चाहे उपहार कुछ भी हो, छोटी त्यान बहुत खुश थी। जब तक यह उपहार है, बच्चे बहुत खुश होंगे। राजेश कपूर अब खाना शुरू कर सकते हैं, जिससे लियू किंग को शर्मिंदगी महसूस होती है। फोन पर उसने सोचा कि यह एक क्रूज होटल है और वह स्वयं ही बिल का भुगतान कर सकती है। त्यान का जन्म वास्तव में अक्टूबर में हुआ था, लेकिन उसके जन्म के बाद तारीख बदलकर अगस्त कर दी गई। इसका उद्देश्य स्कूल जाना आसान बनाना है। बच्चे मुझे प्यारी बहन कहकर पुकारते रहे। मोमबत्तियां जलाएं, कोई मीठी इच्छा करें और फिर उन्हें बुझा दें। सभी ने एक साथ जन्मदिन का गीत गाया और ताली बजाकर आशीर्वाद दिया। ये जन्मदिन त्यान के लिए काफ़ी खास है। अगला चरण है केक काटना। बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। जो केक बांटे गए थे वे कुछ ही देर में ख़त्म हो गए, इसलिए राजेश ने अपने बनाए केक ज़्यादा नहीं खाए। लियू किंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जब तुम्हें इसे खाना हो तो माइक्रोवेव में गर्म कर लो। जब वयस्क खाना खा रहे थे तब बच्चे लिविंग रूम में खाना खाते और खेलते रहे। विहू ने कहा, पिताजी जल्द ही मछली पकड़ने जा रहे हैं। त्यान की आंखें चमक उठीं। मछली पकड़ना? वाह, मैं भी मछली पकड़ना चाहता हूँ। तनु ने तुरंत कहा, नहीं, हम अभी भी बहुत छोटे हैं, ये बहुत अधिक है। त्यान थोड़ा निराश हुआ। रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम डैडी को मछली पकड़ते हुए देख सकते हैं। लियू किंग ने अभी खाना खत्म ही किया था कि त्यान के पिता ने उसे वीडियो कॉल भेजा। जवाब देने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। पत्नी, बच्चे कहाँ हैं? लियू किंग ने त्यान को पुकारा। त्यान, डैडी का वीडियो। त्यान खुश थी, लेकिन खबर सुनने के बाद वह आए और थोड़ी नाखुशी के साथ फ़ोन ले लिया। पिताजी, आप झूठे हैं। आप बहुत बड़े झूठे हैं। त्यान, इस बार डैडी को माफ़ कर दो, ठीक है?
डैडी का काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा, ठीक है? तियानतियान ने मुंह बनाया और कुछ नहीं कहा। तियानतियान के पिता ने उसे समझाया, बेबी, अच्छी रहो। इस बार तुम जहां चाहो जा सकती हो, ठीक है? तियानतियान ने अनिच्छा से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तियानतियान के पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस बार मुझे माफ कर दो। उन्होंने कुछ खोजा और पूछा, तियानतियान, तुम अब कहाँ से हो? ये बोलते हुए तियानतियान अचानक ऊर्जावान हो गया। मैं एक नाव पर हूँ, एक बहुत बड़ी नाव पर। चाचा जल्द ही मछली पकड़ने जा रहे हैं। वहाँ बहुत पानी है, नदी में मछली पकड़ो। तियानतियान के पिता मुस्कुराए और पूछा, चाचा? कौन से चाचा? क्या पिताजी उन्हें जानते हैं? बच्चे कुछ भी नहीं सुन सकते, लेकिन वयस्क सुन सकते हैं। तियानतियान ने अपना सिर हिलाया, पिताजी मुझे नहीं जानते। उसने रिया द्वारा दिए गए खिलौनों के बारे में सोचा और ऐसे बोली जैसे वे खजाने हों। पापा देखिए, यह विहू की तरफ से मेरे लिए एक उपहार है। क्या ये सुंदर नहीं है? यह मुझे अवी ने दिया था, ये रिया है। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी के पीछे से कई शिशुओं को निकलते हुए भी देखा और वे काफी हद तक एक जैसे दिख रहे थे। आदमी ने आश्चर्य से कहा, क्या वे चौगुने हैं? तियानतियान ने सिर हिलाया, हाँ। फिर उसने फोन लियू किंग को लौटा दिया और कहा, मैं पिताजी को नहीं बताऊंगा। डिंग 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 बच्चों के साथ खेलने के लिए दौड़ा। लियू किंग ने फोन लिया और ठंडे स्वर में कहा, आगे बढ़ो और अपना काम करो। मैं अब फोन रख रहा हूँ। खैर, मुझे उम्मीद है कि छुट्टियों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लियू किंग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, क्या तुम्हारा काम हो गया? उसका लहजा कुछ व्यंग्यात्मक था और उसने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही फोन काट दिया। यहाँ राजेश कपूर ने मछली पकड़ने जाने के लिए अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी तैयार कर ली है। यह मछली पकड़ने वाली छड़ी देवेंद्र कपूर से उधार ली गई थी। इसे अलमारी में रखा गया है। राजेश कपूर को मछली पकड़ने का 2-3 अनुभव था, इसलिए इस बार भी उन्होंने अच्छा काम किया। बच्चों ने तियानतियान को घेर लिया और उससे कहा कि वह बात न करे। अगर आप बोलेंगे तो मछलियां आपकी बात सुनकर भाग जाएंगी। ओह, जल्द ही मछलियां आ जाएंगी। 10 मिनट से भी कम समय में राजेश कपूर ने 1 किलोग्राम से अधिक वजन की ग्रास काप मछली पकड़ ली। तियानतियान उत्साह से चिल्लाए। उसने पहली बार मछली पकड़ते हुए देखा था। वह लियू किंग की ओर दौड़ा और ऊपर देखने लगा। माँ, क्या आप भी एक मछली पकड़ सकती हैं? हम घर जाकर मछली घर में उसे खाना खिला सकते हैं, ठीक है? यदि बच्चों पर अत्यधिक मांग न की जाए तो कोई भी माता पिता असहमत नहीं होंगे। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या कोई मछली पकड़ने वाली छड़ें बची हैं। वास्तव में एक है। मीरा शर्मा ये सब राजेश पर नहीं छोड़ेंगी। राजेश कपूर ने चारा लिया, मछली पकड़ने की रेखा डाली और फिर मछली पकड़ने वाली छड़ी लियू किंग को सौंप दी। ये लियू किंग का पहली बार मछली पकड़ने का अनुभव है और वह इसके लिए काफी उत्सुक हैं। वह भाग्यशाली थी और 1 मिनट के भीतर ही लाइन चलने लगी। माँ और बेटी दोनों आश्चर्यचकित और खुश थीं और तियानतियान उत्साह से चिल्लाया। अवी ने बहुत ही सरलता और कठोरता से अपना मुंह ढक लिया। मछलियां डरकर भाग जाएंगी। लियू किंग मछली पकड़ने वाली छड़ी नहीं खींच सका और उसने राजेश कपूर से मदद मांगी। राजेश कपूर ने मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रखी। लियू किंग का मछली पकड़ने वाला कांटा लिया और उसे ऊपर खींच लिया। लगभग 3 या 4 पाउंड वजन का एक ग्रास काप हुक पर संघर्ष कर रहा था। तियानतियान चिल्लाया, आह, मम्मी कितनी महान है, मम्मी कितनी महान है। लियू किंग ने भी सोचा कि वह बहुत अच्छी थी। यह मेरी पहली मछली पकड़ने की कोशिश थी और मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी। मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। तियानतियान ने विनती की, माँ, क्या हम इस मछली को रख सकते हैं? जब पिताजी वापस आएंगे तो हम इसे उन्हें दिखा देंगे, ठीक है? लियू किंग मना नहीं कर सका और धीरे से बोला, ठीक है। इसलिए बच्चों ने भी यही किया और उस मछली को पालना चाहा जिसे राजेश कपूर ने अभी अभी पकड़ा था। राजेश को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मछली पकड़ना तो उसका अपना मनोरंजन था। मछली पकड़ने के बाद बच्चों ने झपकी ले ली। मीरा शर्मा और राजेश कपूर को भी झपकी लेने की आदत है और लियू किंग को भी। बच्चों की देखभाल करते समय
आपको उन्हें सुलाने के लिए मनाना पड़ता है। बिना किसी प्रलोभन के भी बच्चे वयस्कों से अपने साथ चलने के लिए कहेंगे। समय के साथ आप में झपकी लेने की आदत विकसित हो जाएगी। राजेश कपूर आधे घंटे सोने के बाद उठे और अचार वाली मछली बनाने की योजना बनाए। मैं वापस जाने से पहले खाना खाने की सोच रही हूँ और फिर मुझे खाना बनाने की झंझट से गुजरना पड़ेगा। मुझे लगता है बच्चे भूखे होंगे। मैंने दोपहर के भोजन के लिए जन्मदिन का केक बनाया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया। शाम के 5 या 6 बजे तक राजेश कपूर ने रात का खाना तैयार कर लिया था। वयस्क लोग अचार वाली मछली और साधारण शाकाहारी व्यंजन खाते हैं। बच्चों ने काप सूप पिया और दोपहर के भोजन से बचे हुए कोला चिकन विंग्स और चिकन पैरों को गर्म किया। इस बार सभी ने भोजन का भरपूर आनंद लिया। लियू किंग ने ईर्ष्या से कहा, ये तो हमारी चाची के हाथ के खाने से भी बेहतर है। मीरा, तुम कितनी भाग्यशाली हो। मीरा शर्मा अब इस प्रश्न का उत्तर बड़े गर्व और संतोष के साथ दे सकती हैं। हाँ, मैं उससे शादी करके बहुत भाग्यशाली हूँ। भोजन के बाद घर जाओ। इस घटना के बाद बच्चों के रिश्ते में काफ़ी सुधार आया है। वापस घर, बच्चे कुछ देर तक खेलते रहे और दूध पीते रहे। कुछ देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। उस दिन प्रिया जल्दी जल्दी मिलने आए और मुंह खोलते ही राजेश के हाथ का बना खाना मांगने लगी। हमारी आखिरी मुलाकात को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन प्रिया का वज़न काफ़ी कम हो गया था, जिससे मीरा शर्मा काफ़ी डर गई थीं। राजेश कपूर भी चौंके, क्या हो रहा है। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और राजेश कपूर से लिपट गई। बॉस लिन, कृपया बात करना बंद करें और मेरे लिए कुछ खाने को लाएं। मेरा अस्तित्व पूरी तरह आप पर निर्भर है। उनकी आवाज़ का स्वर ऐसा था मानो कोई मरने वाला हो, जिससे राजेश कपूर और उनकी पत्नी डर गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद से ही अरुण कुमार की भौहें ढीली नहीं पड़ी थीं। उन्होंने बताया कि जब से एनलान को पता चला कि वह गर्भवती है, तब से उसे गंभीर मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो रही थी। मैं जो भी खाता हूँ उल्टी कर देता हूँ। कई दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया है। प्रिया की मां को अपनी बेटी पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि सुबह के समय उल्टी आना सामान्य बात है। कुछ लोगों को 1 या 2 महीने तक उल्टी होती है और फिर ठीक हो जाती है, जबकि कुछ लोगों को पूरी गर्भावस्था के दौरान उल्टी होती रहती है। ये सब उनकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जितना खा सकते हैं उतना ही खाएं। इस घटना से नाराज प्रिया ने अरुण कुमार की पिटाई कर दी। अब प्रिया ने स्टोव का कारोबार उन्हें सौंप दिया है। वह तेल की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाद में यह और भी गंभीर हो गया। इसकी गंध आते ही मुझे उल्टी और मतली होने लगती थी। आप कोई भी तेलयुक्त भोजन नहीं खा सकते, केवल हल्का भोजन ही खा सकते हैं। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं हल्का खाना नहीं खा सकता। मैं जो भी खाता हूँ उल्टी कर देता हूँ। प्रिया को पता नहीं था क्यों। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, राजेश कपूर के हाथ का खाना खाने की इच्छा बढ़ती जाती है। वह बहुत स्वादिष्ट होता है। देखो, वह सुबह सुबह यहाँ आए और राजेश कपूर से उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने को कहा। इस समय बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं। राजेश कपूर ने कुछ सब्जी वाला दलिया बनाया और प्रिया की ओर देखा। मैंने एक नॉन स्टिक पैन में बिना तेल का उपयोग किए एक अंडा तला। फिर भीगी हुई मूली को बर्तन से निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। यह मूली चमकदार लाल होती है और इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद कुरकुरा और विशेष रूप से स्वादिष्ट होता है। राजेश कपूर प्रिया शेख के पास गए जो उत्सुकता से उनकी ओर देख रही थी। इसे खाएं। प्रिया ने बिना कुछ बोले खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सब्जी वाला दलिया खत्म हो गया। अरुण कुमार और प्रिया दोनों ने राहत की सांस ली। प्रिया ने मीरा शर्मा को गले लगाया और शिकायत की, कितना दयनीय बच्चा है। मीरा, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। इतने दिनों के बाद मुझे केवल एक बार ही पूरा भोजन मिला। तुम्हें नहीं पता कि मैं पिछले कुछ दिन कैसे काट रहा हूँ। मैं कई बार अस्पताल जाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरा जीवन बहुत कठिन है, मैं बहुत दयनीय हूँ। वो अंत में प्रिया सचमुच रो पड़ी। मेरी पहली गर्भावस्था का अनुभव बिल्कुल भी सुखद नहीं था, यह अत्यंत दर्दनाक था। प्रिया खाने की शौकीन है। मीरा शर्मा ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और वह वयस्क और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित थी।
मैंने उसे समझाया, मत रो, मत रो। हमारे घर पर खाना खाओ और अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखो। प्रिया रोते हुए मीरा शर्मा को गोद में लेकर सो गई। अरुण कुमार ने आह भरते हुए कहा, उसे इस तरह कष्ट सहते देखकर मैं भी नहीं चाहता कि वह अब बच्चा पैदा करे। जिसने उल्टी की थी वह अभी भी उल्टी कर रहा है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए इस बारे में बात करना काफी असहज है। इस दौरान प्रिया को खाने और सोने में दिक्कत हो रही थी। उसे इतनी भूख लगी थी कि वह कुछ खा नहीं पा रही थी। यातना असहनीय थी और जब भी वह अरुण कुमार को पकड़ता तो गालियां देने लगता। वह एक कमीना आदमी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा संभवतः बेटा ही होगा। उनमें से कोई भी अच्छा पक्षी नहीं है। लेकिन चाहे वह कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, प्रिया डटी रही। अरुण कुमार उसे अतिथि कक्ष में ले गए। एनलान के आगमन के कारण शिशुओं के कमरों के नवीनीकरण का काम रोकना पड़ा। जब बच्चे जाग गए तो राजेश ने उन्हें स्थिति समझाई। उन्हें यह आश्चर्यजनक लगा कि उनकी धर्ममाता गर्भवती थी। तब मेरा एक छोटा भाई या बहन होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रिया सो गई और दोपहर तक सोती रही, जिससे अरुण कुमार डरकर मर गया। उनकी नब्ज देखने के बाद राजेश कपूर ने शांति से कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। अरुण कुमार ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। भाई, क्या आप नाड़ी देख सकते हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, मुझे एक दो बातें पता हैं। प्रिया रात के खाने के समय तक नहीं उठी। वह लगभग सारा दिन सोती रही। उसे भी यह अविश्वसनीय लगा। बहुत दिनों से वह इतनी गहरी नींद नहीं सोई थी। स्ट्रेचिंग के बाद प्रिया को काफ़ी ऊर्जावान महसूस हुआ। मुझे बहुत भूख लगी है, मिस्टर कपूर। क्या वहाँ कुछ खाने के लिए है? राजेश कपूर ने अकेले ही उनके लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया। प्रिया इतनी भावुक हो गई कि वह लगभग रो पड़ी। फिर वह सचमुच रोने लगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चौंक गए। मीरा शर्मा ने प्रिया को समझाया, गर्भवती महिलाएं बहुत संवेदनशील और नाजुक होती हैं और कभी कभी वे छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती हैं। अरुण कुमार ने यह बात अच्छी तरह समझ ली और प्रिया को समझाया, पत्नी, रोना बंद करो और पहले खाना खा लो। प्रिया तुरंत भड़क उठी, दफा हो जा कमीने। तेरी बीवी कौन है? अभी तो शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि बच्चा होने से मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं तुम्हें सपने में बताऊंगी। यदि आप न होते तो क्या मुझे ये कष्ट सहना पड़ता? तुम मर्दों के मज़े लेने के बाद हम औरतों को तकलीफ में रहने देते हो। तुम्हारी वजह क्या है? वो। अरुण कुमार इतना डर गए कि वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजेश कपूर को लगा कि उन्हें भी फंसाया गया है, इसलिए उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने मीरा शर्मा को आंख मारी। प्रिय, ये काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मैं बच्चों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। जब बच्चों ने एनलान को रोते देखा तो वे उत्सुक, चिंतित और डरे हुए थे। रिया ने बड़ी चिंता से पूछा, पापा, गौडमदर क्यों रो रही हैं? राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं इंजेक्शन की वजह से रोया था। रिया ने कहा, तो मेरी गौडमदर भी इंजेक्शन से डरती है। रिया भी डरती है। जब इंजेक्शन की बात आती है तो सभी बच्चे डरे हुए लगते हैं। उन्होंने प्रिया को सहानुभूति भरी नज़रों से देखा। प्रिया अभी भी मीरा शर्मा की बाहों में तड़प रही थी और एक कराहती हुई राक्षसी में बदल गई थी। मीरा शर्मा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और ऊंची आवाज में बोली, ठीक है, रोना बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। प्रिया, जो अभी अभी रोना बंद कर चुकी थी, फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मीरा शर्मा पर हृदयहीन होने का आरोप लगाया। मीरा, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं अब तुम्हारी प्यारी सी बच्ची नहीं रही, है न? तुम कहते थे कि तुम मुझसे सबसे अधिक प्यार करते हो, लेकिन क्या अब तुमने अपना विचार बदल दिया है? हम एक ही मूल के हैं, फिर हम एक दूसरे से लड़ने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? महिलाओं को दूसरी महिलाओं के लिए मुश्किलें क्यों पैदा करनी चाहिए? प्यार गायब हो जाएगा, है ना? नहीं, प्यार गायब नहीं होगा, ये स्थानांतरित हो जाएगा। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप राष्ट्रपति कपूर से प्यार करते हैं। वाह, अब तो तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते, मैं कितना दयनीय हूँ। मीरा शर्मा को लगा कि उन्हें प्रिया के व्यवहार को समझना होगा। उसने गहरी सांस ली और उसे मनाया, मेरे प्रिय, मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूँ।
मुझे बस इस बात की चिंता है कि खाना ठंडा हो जाएगा और यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो जल्दी से खा लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रिया ने शरारत से कहा, तो मुझे खिलाओ। मीरा शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। प्रिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मीरा शर्मा ने सावधानी से पूछा, क्या मैं अरुण कुमार को इसे खिलाने दूं? परिणामस्वरूप प्रिया के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। इस अपराधी का जिक्र मुझसे मत करो। मीरा शर्मा चौंक गईं और बोली, ठीक है। चूंकि बच्चे लगभग 9 महीने के हैं, वह शायद ही कभी बच्चों को खाना खिलाती थी। प्रिया के चेहरे पर आंसू देखकर मीरा शर्मा ने धैर्यपूर्वक उसे खाना खिलाया। एनलन ने खुशी खुशी अपना खाना खत्म कर लिया और फिर बच्चों के साथ खेलने लगी। रिया ने पूछा, गौडमदर, क्या अब भी दर्द हो रहा है? प्रिया उलझन में थी, क्या दर्द हो रहा है? तनु ने बीच में टोकते हुए कहा, ये इंजेक्शन है। पापा ने कहा था कि इंजेक्शन के दौरान तुम रोई थीं। प्रिया बोली, ओह हाँ, दर्द हो रहा है। विहू ने अनलान के पेट को देखा और पूछा, गौडमदर, क्या आप गर्भवती हैं? प्रिया ने सिर हिलाया, हाँ। तुम्हें छोटा भाई चाहिए या छोटी बहन? भाई बहन। लड़के छोटे भाई चाहते हैं और लड़कियां छोटी बहनें चाहती हैं। प्रिया चौ ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या जन्म देना है। जैसे ही उसने यह बात कही, प्रिया का मूड फिर से खराब होने लगा। मुझे आशा है कि मेरा बच्चा भी आपकी तरह आज्ञाकारी होगा। अगर वह शरारत करेगा तो मैं उसे जरूर पीटूंगा। खैर, तुम्हारे जैसा प्यारा जोड़ा होना बहुत अच्छा होगा। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर हर दिन चूमने में बहुत खुशी होगी। लेकिन कैप्टन लियू के चरित्र को देखते हुए कौन जानता है कि उनका बच्चा कितना सुंदर होगा। प्रिया ने अरुण कुमार से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या पहले भी ऐसा होता था? अरुण कुमार ने सिर हिलाया, हाँ, मामला काफी गंभीर है। ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेना ही गलत हो गया हो। जब भी मैं दुखी होता हूँ तो उसे कुत्ता कहता हूँ। जब मैं खुश होती हूँ तो तुम्हें पति कहती हूँ। कितना प्यारा लगता है। ये बहुत भयानक है। प्रिया ने अरुण कुमार को लगभग मानसिक रूप से टूटने पर मजबूर कर दिया था। उसे प्रिया के लिए और अपने लिए भी दुख हुआ। राजेश ने मीरा शर्मा से पूछा, क्या ये स्थिति तब होती है जब आप गर्भवती होती हैं? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। राजेश कपूर राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। बच्चे बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। प्रिया बहुत देर तक अपने आप से बुदबुदाती रही। जम्हाई ली ऊपर चली गई और कहा कि वह सोने जा रही है। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? अपने बच्चे को सुला दो। मुझे नहीं मालूम कि यह वाक्य किसके लिए था, अरुण कुमार या मीरा शर्मा के लिए। लेकिन गुस्से भरे लहजे को देखते हुए ये बात चोंग लियुबो को कहनी चाहिए थी। अरुण कुमार ने अनिच्छा से उनका पीछा किया, लेकिन 5 मिनट से भी कम समय में उन्हें भगा दिया गया और संभवतः उन्हें अच्छी डांट भी खानी पड़ी। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। प्रिया को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। कृपया मेरा ध्यान रखना। आपको कोई परेशानी हुई इसके लिए मुझे खेद है। मीरा शर्मा ने कांपते हुए पूछा, क्या आप जा रहे हैं? अरुण कुमार ने सिर हिलाया। उसने मुझसे कहा कि अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। मीरा शर्मा और राजेश कपूर ने एक दूसरे को देखा। अरुण कुमार अभी अभी चले गए। अगले कुछ दिनों तक प्रिया खाती पीती रही और सोती रही, लेकिन उसे अभी भी मीरा शर्मा की जरूरत थी, क्योंकि वह अभी भी सोचती है कि वह बच्ची है। धैर्य रखें, गर्भवती महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद मीरा शर्मा अपनी बड़ी बच्ची प्रिया की देखभाल के लिए घर लौट आईं। राजेश बच्चों की देखभाल करता है। प्रिया की कभी कभार राजेश की ओर इशारा करने वाली अजीब हरकतों को छोड़कर बाकी सब ठीक है। बस मीरा शर्मा को मनाओ। कभी कभी जब अरुण कुमार आता तो प्रिया उसे डांट देती। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आप इतने दिनों से गायब हैं। तुमने मेरे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप संदेशों का जवाब भी नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? अरुण कुमार स्तब्ध होकर बोले, मैंने आपको फ़ोन किया और आपने फ़ोन काट दिया। मैंने आपको संदेश भेजा और आपने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया दंग रह गई। क्या यह मेरे पास है? मैंने फ़ोन पर एक नज़र डाली और यह वास्तव में था। प्रिया ने अपना सिर घुमाया और खुद को आराम के लिए मीरा शर्मा की बाहों में फेंक दिया। मीरा, तुम क्या कहती हो?
वे कहते हैं कि गर्भावस्था 3 साल के लिए महिलाओं को बेवकूफ़ बना देती है और मैं तो पहले से ही बेवकूफ़ हूँ। मीरा शर्मा ने उसे समझाया, किसने कहा ये? मैं तो बस तुम्हारे पीरियड्स खत्म होने तक इंतज़ार करूँगी। प्रिया अब सचमुच खुद को पसंद नहीं करती। बहुत ज़्यादा, बहुत दिखावटी, बहुत भावनात्मक रूप से अस्थिर। एक तुच्छ बात को असीम रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसकी भावनाएं आती और जाती रहीं, वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकी। दरअसल अरुण कुमार भी चिंतित थे। यदि एनलान अच्छी स्थिति में नहीं है तो यह वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए बुरा होगा। उन्होंने ऑनलाइन खोज की और ऐसे लोगों को पाया जो प्रिया से भी अधिक अतिरंजित और विचित्र थे। वह सबसे अजीब नहीं है। प्रिया को सुलाने के बाद मीरा शर्मा को थोड़ी थकान महसूस हुई। वह चिंतित थी, अगर प्रिया इसी मूड में रही तो क्या होगा। अब प्रिया परिवार की बड़ी बच्ची है। मीरा शर्मा सरला यादव हैं और उन्हें इन 2 शिशुओं, एक बड़े और एक छोटे, की अच्छी देखभाल करनी है। रात को जब प्रिया सो गई तो मीरा शर्मा को थोड़ी बेचैनी और असहायता महसूस हुई। इस लड़की ने तो मुझसे सोने से पहले कहानी सुनाने को भी कहा था और आंटी एन ने मुझे बहुत धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया था। इस दौरान राजेश प्रिया की चंचलता का आदी हो गया था। बच्चों को भी इसकी आदत हो गई है। प्रिया के बड़े होने के कारण बच्चे अच्छे व्यवहार वाले हो गए हैं। राजेश कपूर एक किताब पढ़ रहे थे जब मीरा शर्मा ने उनसे लियूकिंग का जिक्र किया। इसकी आदत पढ़ने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो रही है। मैंने अपने सहपाठियों से भी इसके बारे में पूछा और उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। राजेश कपूर ने किताब नीचे रख दी। पत्नी, क्या आप समय मिलने पर मेरा ख्याल रख सकती हैं? मीरा शर्मा चौंक गईं और जल्दी से पूछा, पति, आपको क्या हुआ है? राजेश कपूर आए और बोले, आप आजकल प्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। मीरा शर्मा को शायद बहलाने फुसलाने की आदत थी, इसलिए उन्होंने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू कर दिया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। आप जानते हैं कि प्रिया की स्थिति विशेष है। चलो, अपने आप को गलत मत समझो। जब ये दर्द कम हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, जो आप प्रिया के लिए हर दिन अलग अलग तरीकों से पौष्टिक भोजन बनाते हैं। राजेश कपूर ने उदास होकर पूछा, तो फिर आप मुझे कैसे मुआवजा देंगे? वास्तव में प्रिया के लिए पौष्टिक भोजन बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मात्र एवं शिशु पोषण आहार एक जैसा ही होता है, केवल एक अतिरिक्त भाग तैयार किया जाता है। अपनी पत्नी को इतना प्यारा देखकर उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। मीरा शर्मा ने उसे समझाया, तो फिर आप किस तरह का मुआवजा चाहते हैं? राजेश कपूर अचानक उत्साहित हो गए और पूछा, सब ठीक तो है? मीरा शर्मा ने शर्माते हुए सिर हिलाया। पलक झपकते ही अक्टूबर के अंत में समाप्त होगा। प्रिया मीरा शर्मा के साथ लगभग 1 महीने तक रही। महीने के अंत में इसी दिन प्रिया की बीमारी बिना किसी चेतावनी के ठीक हो गई। आज शुक्रवार था। मीरा शर्मा ने एक अन्य शिक्षक के साथ कक्षाएं बदल लीं। उस दिन तनुज की कोई कक्षा नहीं थी। मैं राजेश के साथ शनिवार और रविवार को बच्चों को सैर पर ले जाने के बारे में चर्चा कर रही हूँ। प्रिया को भी बाहर ले जाओ। बिना व्यायाम के आप सारा दिन कैसे खा और सो सकते हैं? जब वह बोल रहा था, प्रिया उठ खड़ी हुई। वह वास्तव में दोपहर से पहले ही उठ गई थी और हर कोई प्रिया को देखने से खुद को रोक नहीं सका। प्रिया ने जम्हाई ली और काफ़ी ऊर्जावान दिख रही थी। उन्होंने राजेश कपूर और अन्य लोगों का भी मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। सभी को सुप्रभात। गर्भवती महिला मूडी थी और उसने प्रिया में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने मीरा शर्मा से खाना खिलाने के लिए भी नहीं कहा। अरे बाप रे, वह लगभग 1 महीने से सरला यादव थी और उसने प्रिया को अकेले खाना खाते देखा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है और मैं उत्साहित और राहत महसूस कर रही हूँ। प्रिया हुनरन को नहीं पता था कि मीरा शर्मा क्या सोच रही थी। मुस्कुराते हुए उसने राजेश कपूर से कहा, बॉस लिन, मैं अचार वाली मछली और चिकन एल्बो खाना चाहती हूँ। राजेश कपूर ने शांति से उससे पूछा, क्या तुम्हें बोर होने का डर नहीं लगता? प्रिया ने एक पल सोचा और बोली, डरो मत, मुझे तो बस इसके बारे में सोचकर ही भूख लग जाएगी। मैं बहुत कुछ खाना चाहती हूँ। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं अभी जाकर खरीदूंगा।
प्रिया ने कृतज्ञता से कहा, मिस्टर कपूर, शुक्रिया। अगर आप शादीशुदा न होते तो मैं खुद को आपको दे देती। मीरा शर्मा गुस्से से बोली, बेवकूफ़, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुकी हूँ? प्रिया एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अपने मुंह पर थप्पड़ मार लिया। मीरा, इसका बुरा मत मानो। मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। मीरा शर्मा जानती थी कि वह हाल ही में बहुत मुखर हो गई थी और उन्हें लगा कि यही उनकी बुरी आदतों की जड़ है।